हेलो बी लवर्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं, जाते टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइए और वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक और कमेंट बटन जरूर दबा के जाइए और प्लीज मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और प्लीज जितने भी बैकग्राउंड नॉइज है उन्हें इग्नोर कीजिएगा। आज हम एक हिस्टोरिकल शैनवांग फैन फिक्शन सुनेंगे। ये स्टोरी मैं वन शॉट में सुनाऊंगी तो इंट्रो देकर समय बर्बाद नहीं करूंगी। बस इतना जान लीजिए, ये स्टोरी सैक्रिफाइस बेसिस स्टोरी है। इस स्टोरी में सैक्रिफाइस की पावर को दिखाया गया है। आप अगर सैक्रिफाइस करोगे तो नामुमकिन को भी मुमकिन कर पाओगे। इस स्टोरी का ऑथर है कृष्णा देवन मलिक। इस शैनवांग फैन फिक्शन का नाम है सैक्रिफाइस द विंड कल्टीवेटर। चलिए बिना देरी किए शुरू करती हूँ इस फैंटास्टिक फैन फिक्शन को। राधे राधे बोलकर। राधे राधे। हमें कल्टीवेटर्स की दुनिया दिखाया जाता है जहाँ गोसू सिटी में कुछ बच्चे एक बच्चे को तंग कर रहे थे। दुख की बात तो ये था, वो छोटा सा बच्चा बस 5 साल का था और वो बच्चा अंधा था। इस बच्चे के साथ हमेशा ही ऐसा होता है। माँ जन्म देकर ही गुजर गई थी और इस बच्चे का बाबा कुछ टाइम पहले ही लापता हो चुके थे। बच्चे का एक बड़ा भाई भी है, नाम है जियांग चैन। इस अंधे बच्चे का नाम है बी बुशियान। जियांग चैन का परिवार एक हादसे में गुजर गया था। उसके बाद ही चैंग से सरन ने ही चैंग का देखभाल किया था, लेकिन बी बुशियान को जन्म देते टाइम वो गुजर चुकी थी और बी बुशियान जब 5 साल का हुआ तभी कुछ टाइम बाद ही वे चैंग से भी लापता हो गए थे। बी बुशियान का पूरा देखभाल ही जियांग चैन ही करता था। अभी प्रेजेंट में हम देख रहे हैं 5 साल के बी बुशियान को, जो कुछ बदमाश लड़कों के बीच खिंच चुका था। तब उस टाइम वहाँ और एक 5 साल का लड़का आता है जिसने सफेद कलर का रोब पहना हुआ था और जिसके फोरहेड में एक फोरहेड रिबन बंधा हुआ था। ये बच्चा और कोई नहीं, हेड कल्टीवेटर लान चेरन के छोटा बेटा लान वांगजी था। लान चेरन का एक और बड़ा बेटा भी है जिनका नाम है लान शिचन, जो अभी 15 साल के हैं। लान वांगजी जब वहाँ आया तो लान वांगजी ने देखा कुछ लड़के एक अंधे बच्चे को परेशान कर रहे हैं, तो लान वांगजी विभूषण को बचाने के लिए बीच में कूद पड़ा, लेकिन उन बदमाश बच्चों का कुछ उखाड़ नहीं पाया क्योंकि बहुत सारे बदमाश बच्चे उससे 5 साल बड़े जो थे, तो उन सभी बदमाश बच्चों ने लान वांगजी को ही पकड़ लिया। छोटा सा लान वांगजी तो गुस्से में आ गया था और उन सभी बच्चों को धमकाने लगा था। एक बार हाथ छोड़ के तो देखो, मैं तुम सभी को मार मार के कचुम्बर बना दूंगा। उन बदमाश बच्चों में जो लीडर था उसका नाम बेंचाओ था। बेंचाओ ने एक डेविल सा मुस्कान दिया और एक रॉकेट निकाला और उस रॉकेट को जलाकर और उस रॉकेट का मुंह लान वांगजी की तरफ पॉइंट कर दिया। विभूषण पैदाइशी अंधा था और शायद इसी वजह से विभूषण की सुनने की ताकत बहुत अच्छा था। विभूषण सुनकर ही पता कर लेता था सामने क्या हो रहा है, इसलिए विभूषण समझ गया था आगे क्या हो रहा है। विभूषण उस रॉकेट के ऊपर ही झपट्टा मार देता है और उस रॉकेट को अपने हाथ में पकड़ लेता है और तभी वो रॉकेट विभूषण के हाथ में ही पड़ जाता है। विभूषण का हथेली पूरा जल चुका था। विभूषण अब जोर जोर से चिल्लाकर रो रहा था और उसे रोते हुए देखकर लान वांगजी भी रोने बैठ गया था और लान वांगजी को रोते हुए देखकर वहाँ पर लान शिचन और लान चिरन भी आ गए थे और वो दोनों जब वहाँ आकर ये देखा कि विभूषण का हाथ जल चुका है, तब वो दोनों विभूषण को डॉक्टर के पास लेकर गए। ये सब देखकर तो बेंचाओ और उसका ग्रुप 9-2-11 हो चुका था। डॉक्टर जब इलाज कर रहे थे तब लान वांगजी पूरा दास्तान बताने बैठ गया था अपने बड़े भाई को और सारी बातें सुनकर लान चिरन और लान शिचन को विभूषण के लिए बुरा लग रहा था और तभी जियांग चैंग वहाँ आ पहुँचता है और छोटे से विभूषण को डांटने लगता है और इस बात से छोटा सा लान चैंग गुस्सा हो जाता है और जियांग चैंग को ही उल्टा डांट लगाता है। फिर विभूषण के पास जाकर विभूषण के आंसुओं को पोंछते हुए बोलता है, मेरा नाम लान वांगजी है, मैं लान क्लैन में रहता हूँ। तुमने मेरी जान बचाया, इसलिए आज से हम दोनों पक्का वाला फ्रेंड है। इसके बाद से जब भी लान वांगजी लान शिचन या लान चिरन के साथ गोसू सिटी के मार्केट में आता था और तब विभूषण से मिलकर जाता था। एक दिन जब लान वांगजी विभूषण के पास आया तो देखा विभूषण एक पंखे के साथ खेल रहा है। लान वांगजी ने इस पंखे के बारे में विभूषण से पूछा तो लान वांगजी को पता चला ये पंखा विभूषण के बाबा ने दिया है उसे, जब लास्ट टाइम विभूषण से वो मिलने आए थे। लान वांगजी ने देखा विभूषण के हाथ से पट्टी हट गई है तो लान वांगजी ने विभूषण को पूछा, तुम्हारा हाथ अभी कैसा है, दिखाओ मुझे। विभूषण ने हाथ दिखाया, लेकिन देखते ही लान वांगजी ने बोला, विभूषण पता है तुम्हें, तुम्हारे हाथ में जिस जगह पर जल गई है इस जगह पर कल्टीवेटर की मोहर इन यांग की तस्वीर बन गई है और इसका मतलब ये हुआ अब से तुम भी हमारी तरह एक कल्टीवेटर बन चुके हो। हम कल्टीवेटर में ये मोहर उन कल्टीवेटर को मिलता है जो कोई महान काम करने के लिए आता है या फिर करते हैं। बहुत मुश्किल से ये मोहर उन लोगों को मिलता है, लेकिन तुम्हें तो इतनी आसानी से मिल गई। लगता है तुमने मेरी जान बचाकर एक बहुत अच्छा काम किया है। मैं भी तो बड़ा होकर एक बहुत बड़ा कल्टीवेटर बनना चाहता हूँ और तुमने एक कल्टीवेटर की जान बचाई है, इसलिए बुद्धा ने तुम्हें कल्टीवेटर बना दिया है। फिर थोड़ा सा उदास होकर बोला, पता नहीं मैं कब तुम्हारी तरह एक कल्टीवेटर बन पाऊंगा। दोनों मिलकर बात कर ही रहे थे तभी वहाँ पर भागादौड़ी मच गई। अभी उस गांव में कुछ डिमंस ने हमला कर दिया था। विभूषण ने जल्दी से वांगजी के हाथों को पकड़ लिया और बोला, यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, मुझे महसूस हो रहा है। सामने ही मेरा घर है, चलो जल्दी से वहाँ चलते हैं।
लेकिन तभी लान वांगजी देखता है लैन शिचन के पीछे एक शक्तिशाली डीमन खड़ा हुआ है और इस डीमन का नाम है नी मिंजू। लैन शिचन अभी एक डीमन के साथ लड़ाई कर रहे थे और लान वांगजी ने देखा पीछे से वो डीमन जो नी मिंजू है वो लैन शिचन पर हमला करने वाला है। तो लान वांगजी चीख कर अपने भाई को बता दिया। तो लैन शिचन ने भी अचानक से उस डीमन पर हमला कर दिया और नी मिंजू वहीं पर मारा गया। और इस चीज को देखकर वहाँ और एक डीमन जो उस डीमन का भाई था नी हुएसान लान वांगजी के ऊपर भड़क गया और लैन शिचन कुछ समझ पाता पलक झपकते ही लान वांगजी को उठा ले गया। लान क्लैन ने अपने छोटे राजकुमार को खो दिया। आज 20 साल हो गए थे इस बात को, लेकिन लान वांगजी का कोई अता पता नहीं मिला था। 20 साल बाद हमें अब गोसु सिटी का मार्केट दिखाया जाता है जहाँ अभी विभूषण को दिखाया जाता है जो अभी बेंचाओ और उसके चंचों से पीछा छुड़ा कर भागने की कोशिश कर रहा था। पहले ही बता दिया था मैंने विभूषण देख नहीं पाता लेकिन उसकी सुनने की ताकत बहुत ही अच्छी है। विभूषण अपने सुनने की ताकत को काम में लगाकर ही अभी बिना रुके दौड़े जा रहा था और बचते बचाए किसी चीज से बिना टकराए भागे जा रहा था। लेकिन अब बेंचाओ का क्या ही बोलूं, अपने मोटा शरीर को लेकर भाग कम रहा था, गिर ज्यादा रहा था, लेकिन फिर भी विभूषण का पीछा नहीं छोड़ रहा था। यहाँ इसी मार्केट पर विभूषण एक किताबों का दुकान चलाता है अपना। बड़ों के लिए काम ग्रंथ और बच्चों के लिए कल्टीवेटर्स की दुनिया के नई नई कहानी वाली किताबें बेचता है वो। और आखिर में बच्चों को कल्टीवेटर्स के मोहर का नकली स्टैम्प लगाकर बच्चों को बुद्धू भी बनाता है वो, पैसा हेरने के लिए। विभूषण को अंधा समझकर तरस खाने की भूल भी मत करना। विभूषण एक चालाक लोमड़ी के जैसा है। विभूषण हर बार ही बेंचाओ को चकमा देकर बिना हफ्ता दिए ही भाग जाता था, लेकिन इस बार बेंचाओ के साथ उसके दोनों चमचे भोलू और ढोलू भी आए थे, जिस वजह से अभी विभूषण अपना दुकान समेट कर भाग रहा था। लेकिन आज विभूषण का लक थोड़ा तो खराब था। बेचारा विभूषण को पता ही नहीं चला था रास्ते के बीच पॉटी आंटी गिरी पड़ी थी और बेचारा विभूषण उस पॉटी आंटी पर फिसल गया और फाइनली विभूषण बेंचाओ के हाथों पकड़ा गया। बेंचाओ तो खुश हो गया, लेकिन विभूषण ने हाल नहीं छोड़ा। विभूषण फिर से बेंचाओ को उल्लू बनाने में बिजी हो गया। बड़े भाई, सच में मेरे पास अभी एक पैसा भी नहीं है। मैं कुछ कमा पाता उसके पहले ही तो आप वहाँ टपक पड़े और सारे बच्चे पैसे दिए बिना ही मेरे किताबों को लेकर भाग गए। आपने तो आज मेरा बहुत सारा नुकसान कर दिया है। बोलकर विभूषण हर एक किताब और मोहर का हिसाब लगाने बैठ गया और फाइनली बोल पड़ा, बड़े भाई आपको मुझे कुल मिलाकर 53 रुपए देना पड़ेगा। बेंचाओ ने कहा, लेकिन अभी मेरे पास तो बस 31 रुपए है। विभूषण ने कहा, ठीक है बड़े भाई, तो आप अभी वो पैसा ही मुझे दे दीजिए, बाद में बाकी का दे दीजिएगा। बेंचाओ ने भी अपना बटुआ विभूषण को पकड़ा दिया और पीछे मुड़कर जाने लगा। और तभी बोलू और डोलू ने कहा, मास्टर आप शायद भूल रहे हैं, हम पैसा देने नहीं आए हैं, हम गुंडे हैं और हम लोगों से हफ्ता वसूल करते हैं और हम इस विभूषण से पैसा लेने आए थे। और तभी ये चीज बेंचाओ को भी याद आ गया। हाँ भाई, हम तो गुंडे हैं, हम क्यों पैसा देंगे। बेंचाओ ने कहा, हाँ मैं समझ गया, पैसे देने का नहीं पैसा लेने का। ओके बोलकर जब बेंचाओ पीछे मुड़कर देखा तो तोता उड़, मैना उड़, विभूषण भी उड़ चुका है। बेंचाओ ने दांत पीसते हुए बोला, आज फिर से मुझे उल्लू बनाकर भाग गया। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ विभूषण का आज बहुत अच्छा सेल हुआ था और विभूषण अपने पैसों को गिन रहा था। और तभी विभूषण को अपने नाक में एक जाना पहचाना सा बदबू आने लगी। ये बदबू बहुत ही ज्यादा बुरा था। ऐसा लग रहा था कई सालों से किसी ने नहाया नहीं था। विभूषण ने जल्दी से अपने पैसों को छुपा लिया और तभी बेंचाओ आ टपका विभूषण के सामने। विभूषण ने गल्फ किया, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटा के बोला, अरे बड़े भाई आप हो क्या, इतने जल्दी आ गए क्या, बाकी का पैसा लौटाने आए हैं, इतनी जल्दी भी क्या थी। बेंचाओ ने ढोलू बोलू को बोला, पकड़ो इसे और तलाशी लो, देखो माल कहाँ छुपा कर रखा है। फिर विभूषण को बोला, विभूषण तू क्या समझता है, हर बार मामू बनाएगा मुझे और मैं बन भी जाऊंगा। जिस दिन से तूने यहाँ दुकान खोला है एक बार भी मुझे हफ्ता नहीं दिया, तो यहाँ से मैं तुझसे हफ्ता वसूल करके ही जाऊंगा। विभूषण को आज लग रहा था पूरा दिन का कमाई तो गयो, लेकिन तभी विभूषण को सुनाई दिया जो थोड़ा दूर से ही आ रहा था, जियांग चैंग की आवाज, जो भी एक जुए खाने में बैठ के जुआ खेल रहा था और जुए में दाव लगा रहा था। विभूषण के दिल में तो खुशी की बान आ गई। विभूषण ने आवाज लगाई जोर से, जियांग चैंग। और जस्ट कुछ सेकंड बाद ही विभूषण के गाल पर एक करारा थप्पड़ जड़ दिया जियांग चैंग ने। थप्पड़ पड़ा विभूषण को, लेकिन डर गया ये तीनों, बेंचाओ और ढोलू बोलू। इन तीनों ने जल्दी से विभूषण से अपना दूरी बना लिया। विभूषण तो अभी अपने गाल को सहला रहा था। जियांग चैंग ने विभूषण का कान मरोड़ दिया और बोला, तुझे शर्म नहीं आती, मैं तुझसे 5 साल बड़ा हूँ और तू मुझे बड़ा भाई ना बोलकर इन सभी के सामने जियांग चैंग बोल रहा है, तेरी इतनी हिम्मत। विभूषण ने कहा, बड़े भाई कहाँ के बड़े भाई होते तो इन गुंडों की पिटाई करके मुझे बचाते, ना कि मुझे मारते। बात करते करते दोनों भाई यहाँ से खिसक रहे थे और तभी बेंचाओ को ढोलू बोलू ने बोला, भाई इससे हफ्ता तो आपने नहीं लिया। हाँ, बेंचाओ को भी याद आ गया कि विभूषण से हफ्ता तो नहीं लिया है, तो बेंचाओ ने बोला, कहाँ जा रहे हो, मेरा पैसा देकर जाओ। जियांग चैंग की भी फट रही थी अंदर से, लेकिन एक्टिंग ये दोनों भाई ऑस्कर लेवल के करते थे। चैंग जाकर सीधा बेंचाओ के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया और ये देखकर ढोलू बोलू भड़क गए, लेकिन उनके भी 2 कान के नीचे 2 लग गए। जियांग चैंग ने बोला,
आइंदा से मेरे भाई को परेशान किया तो तुम लोगों का घर का पता है मेरे पास, सीधा जाकर तुम तीनों के बाबा को शिकायत लगा दूंगा। बेंचाओ बाहर कितना भी दादागिरी करे लेकिन अपने बाबा के सामने कुछ बोल नहीं पाता है वो। बेंचाओ ने कहा, बड़े भाई बाबा के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, हम तो आगे से विभूषण का देखभाल करेंगे और ये देखेंगे आगे से कोई उसे कभी परेशान ना कर पाए। चैंग ने फिर बोला, अच्छा हुआ समझ गए, अब सीधा घर जाओ। बेंचाओ घर जाने के लिए बस मुड़ा ही था, जियांग चैंग और विभूषण वहाँ से सीधा दौड़ लगा के 9-11 हो गए। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग चैंग विभूषण को बोल रहा था, सुखा सुखा शुक्रिया, मैं नहीं चाहता तुझसे, मैंने तेरी मदद किया है, अब तू भी मेरी मदद कर दे, बात खत्म। विभूषण ने कहा, मुझे जुआ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं है। जियांग चैंग ने कहा, देख तुझे नहीं पसंद तू मत खेलना, खेलूंगा तो मैं ही, तू बस मुझे बोल देना कौन सा दाव में लगाऊं। विभूषण ने भी कहा, फ्री में मदद मैं नहीं कर पाऊंगा। चैंग ने कहा, पता है मुझे, जो भी मिलेगा आधा तेरा आधा मेरा। ये जुए का अड्डा नया खुला है और ये लोग हमें पहचानते भी नहीं है, इसलिए पहले दिन ही बाजी मारना होगी हमें। बोलकर दोनों घुस गए अंदर। मैंने पहले ही कहा था विभूषण की सुनने की क्षमता लाजवाब है। जुए खाने के मालिक एक कटोरी में 2 गोटी खिलाकर कटोरी को उल्टा कर रहा था और सामने वाले को बोलना पड़ रहा था गोटी में अंक कितना आया है। विभूषण को सुन के ही पता चल रहा था और विभूषण जियांग चैंग के कानों में बोले जा रहा था। ऐसा करके दोनों ने जब जुए खाने के मालिक के हाथ में सच में कटोरा थमा दिया तब गुस्से में आकर जुए खाने के मालिक ने दोनों को बाहर निकाल दिया। विभूषण तो नकली गुस्सा दिखाकर बोले जा रहा था, तुम लोग जानते नहीं हो किससे पंगा ले रहे हो, मैं एक महान कल्टीवेटर हूँ। और भी कुछ बोलने जा रहा था विभूषण, इससे पहले ही जियांग चैंग विभूषण का मुंह दबाकर वहां से ले जाता है, नहीं तो आज दोनों को मार खाकर ही घर लौटना पड़ता। अब हमें विभूषण का घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ जियांग चैंग जुए में जीते हुए पैसे को विभूषण के साथ बांट रहा था। एक मेरा, एक घर खर्च का और एक तेरा, एक मेरा, एक घर खर्च का और एक तेरा। विभूषण अपने स्टिक को चैंग के हाथ में मारता है और बोलता है, आपने तो कहा था आधा आधा हिस्सा होगा, ये गलत है भाई। चैंग ने कहा, कहाँ गलत कर रहा हूँ मैं? विभूषण ने कहा, भाई आप हिस्सा तो 3 कर रहे हो। भाई अगर मैं मान भी लेता हूँ घर खर्च का, अगर आप अलग से हिस्सा भी कर रहे हो ठीक है, लेकिन आप ये दोनों हिस्सा खुद ही रख लेंगे और मुझे बस एक ही हिस्सा देंगे, मुझे भी इस घर खर्च से आधा हिस्सा चाहिए। फिर क्या? चैंग की नौटंकी चालू। चैंग बोलना शुरू करता है, इतने से थे तुम, तब से तुम्हारा देखभाल कर रहा हूँ और तुम हो कि मुझे ही सुना रहे हो। वैसे मैं इससे घर का खर्च ही करूंगा, ना कि इससे फिर से जुआ खेलने बैठ जाऊंगा, और तुम तो घर का खर्च देते नहीं हो। विभूषण ने कहा, बस बस हो गया और बताने की जरूरत नहीं है, समझ गया मैं, साफ साफ बोल दो ना मैं नालायक हूँ। चैंग ने कहा, ये मैंने कब बोला, लेकिन तू खुद बोल रहा है तो मैं मान लेता हूँ तू नालायक है। विभूषण अब गुस्से में अपना हिस्सा उठा लेता है और घर के छत पर जाकर बैठ जाता है और एक छोटा सा बांसुरी अपने कपड़ों से निकालकर बजाने बैठ जाता है। जियांग चैंग फिर खाना बनाने में बिजी हो जाता है और खाना बनाना हो जाने के बाद घर से बाहर जाते टाइम बोलता है, शियन मैंने खाना ढककर रख दिया है, गुस्सा शांत हो जाए तो जाकर खाना खा लेना, मैं बाहर होकर आता हूँ। विभूषण कहता है, भाई क्या आपकी कोई सीक्रेट लवर है जो आप हर हफ्ते इसी टाइम पर उनसे मिलने जाते हो? चैंग बोलता है, मेरा इतना अच्छा नसीब कहाँ, और सुन खाना खाकर दवाई जरूर ले लेना, वहीं पर रखा हुआ है भूलना मत। विभूषण कहता है, भाई मैं क्या बीमार लगता हूँ आपको जो आप रोज रोज मुझे दवाई खिलाते रहते हो? जियांग चैंग ने कहा, देख ज्यादा सवाल मत पूछ, तेरे बारे में तुझसे ज्यादा मैं जानता हूँ, इसलिए जो बोल रहा हूँ चुपचाप वो कर। बोलकर निकल गया वहां से। विभूषण फिर से अपने बांसुरी बजाने में बिजी हो गया। अभी हमें चैंग को दिखाया जाता है जो कि पास ही के एक छोटे से गांव में जा रहा था। चैंग हर बार यही जाता है, आज भी यही रास्ते से जा रहा था, लेकिन आज उसे ऐसा लग रहा था कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है। लेकिन चैंग जब भी पीछे मुड़कर देख रहा था उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा करके चैंग एक घर के सामने आ पहुंचता है और घर के अंदर घुस जाता है। घर के अंदर एक इंसान बैठा हुआ था जो चैंग के ही उम्र का था। उस इंसान ने चैंग से कहा, चैंग मुझे पता है तुम हर बार इसी टाइम पर आते हो और इसलिए मैं दरवाजा खुला भी रखता हूँ, लेकिन किसी के घर में ऐसे अंदर नहीं आते हैं, किसी के घर के अंदर आने से पहले एक बार नॉक तो किया करो। जियांग चैंग आंखें रोल करता है और एक पैसों से भरा हुआ पोटली आगे रख देता है और बोलता है, मुझे तो कुछ और ही लगा था, कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, मुझे तो यही लगा था। सामने वाले इंसान कहता है, कुछ तो शर्म किया करो चैंग, मानता हूँ मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, लेकिन मैं एक डॉक्टर भी हूँ। चैंग ने कहा, पता नहीं तुम डॉक्टर हो भी या नहीं, अगर असली डॉक्टर होते तो अब तक मेरा भाई ठीक हो जाता और मुझे देख पाता। डॉक्टर ने कहा, देखो चैंग हाल छोड़ दो, तुम्हारा भाई जन्म से अंधा है, वो ठीक नहीं हो पाएगा, मैंने पहले भी कहा था तुम्हें, वो तुम ही हो जो मेरी बातों को नहीं मान रहे हो और अपनी जमा पूंजी लेकर यहाँ दवाई लेने आ जाते हो। अगर तुम्हारे भाई को ठीक होना होता तो इतने सालों में ठीक हो जाता वो।
जियांग चैंग थोड़ा उदास हो गया क्योंकि उसे भी सच्चाई पता है, लेकिन जियांग चैंग के अंदर ये लालच पनप चुका था। चैंग किसी भी हालत अपने भाई को ठीक देखना चाहता था और इसलिए अपने सारे पैसे विभूषण की आंखों के इलाज पर लुटा देता था और इसी वजह से जियांग चैंग जुआ भी खेलता था। जियांग चैंग ने विभूषण को बचपन से ही एक माँ की तरह पाला है। जब भी अंधा होने की वजह से विभूषण किसी मुसीबत में पड़ा है, हमेशा चैंग ने शियान को उस मुसीबत से निकाला है। चैंग को हमेशा से ही डर लगा रहता है विभूषण के लिए। चैंग ने कहा डॉक्टर से, कुछ भी हो जाए मैं आखिरी सांस तक कोशिश करता रहूंगा। डॉक्टर भी अब क्या ही कर सकते थे। पैसा लेकर विभूषण की दवाई आज फिर से दे दिया। इन दोनों की सारी बातें दरवाजे पर खड़ा होकर कोई तो सुन रहा था, जिसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आ गई थी क्योंकि आज उसका अगला शिकार जो मिल गया था उसे। अब हमें थोड़ा टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहां अभी जियांग चैंग घर लौट रहा था। चैंग को अभी भी लग रहा था कोई तो है जो उसका पीछा कर रहा है, इसलिए चैंग एक जगह पर रुक गया और बोला, तुम जो कोई भी हो मेरे सामने आओ, मुझे पता है तुम यही बड़े हो। चैंग की बातें खत्म ही हुई थी, अचानक से चैंग के सामने एक साया आकर खड़ा हो गया और ये देखकर चैंग पसीने से तरबतर हो गया। अभी चैंग के सामने एक वैम्पायर खड़ा हुआ था और अपने लाल आंखों से ही चैंग को घूरे जा रहा था। अब हमें विभूषण को दिखाया जाता है जो कि खाना खाकर सो भी गया था, लेकिन चैंग अभी तक नहीं लौटा था। इस वजह से परेशान होकर आखिर में विभूषण निकल गया अपने स्टिक के सहारे घर के बाहर चैंग को ढूंढने। अभी हमें उसी वैम्पायर को दिखाया जाता है जो एक तालाब के ऊपर से चलकर जा रहा था। आखिर में उस तालाब के बीच में जाकर रुकता है और तभी उस तालाब के बीच में से एक डीमन की परछाई प्रकट होती है, जिस डीमन का नाम है निये हुएसांग। निये हुएसांग ने कहा, मेरे गुलाम, मैं बहुत खुश हूँ तुमसे। आज तुम्हें दिया गया काम तुमने पूरा कर दिया है। अब मुझे बस हमारे डीमन किंग को आजाद करना पड़ेगा, जो कि एक छोटे से सुनहरे गेंद में कैद है। उनको आजाद करने के बाद ही मैं अपने भाई को फिर से जिंदा कर पाऊंगा। उस वैम्पायर ने कहा, मालिक क्या कुछ पूछ सकता हूँ मैं आपसे? उस डीमन निये हुएसांग ने कहा, क्यों नहीं, हाँ हाँ पूछ सकते हो। आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उस वैम्पायर ने कहा, आपने कहा था मेरी याददाश्त बस डीमन किंग ही वापस लौटा सकते हैं और बस उनको ही पता है मेरा परिवार अभी कहाँ है। इसी वजह से मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ डीमन किंग को आजाद करने की भी। ये सब तो ठीक है, लेकिन मैं एक आधा इंसान और आधा वैम्पायर हूँ और इसी वजह से मुझे काफी फायदा भी होता है। मैं इंसानों के बीच इंसान बन के घुल मिल सकता हूँ, उनके जैसे खाना खा सकता हूँ, धूप में भी रह सकता हूँ। सब सही है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ डीमन किंग मुझे पूरा बदल दे, या तो इंसान बना दे या तो पूरा का पूरा वैम्पायर। क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब मुझे अपने शक्तियों में काबू नहीं रहता है, क्योंकि इस वजह से मैं मेरे शक्तियों पर नियंत्रण नहीं कर पाता हूँ। अगर मैं पूरा वैम्पायर बन जाता हूँ तो अपनी शक्तियों पर नियंत्रण जरूर कर पाऊंगा, या फिर मैं पूरा का पूरा इंसान ही बनना चाहूंगा। उस डीमन निये हुएसांग ने कहा, ऐसा ही होगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहले डीमन किंग जिस गोले में है उसे मेरे पास लाना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा मेरी गुलामी से। वो वैम्पायर तो बहुत खुश हो गया और बोला, कहाँ मिलेगा वो सुनहरा गेंद? उस डीमन निये हुएसांग ने कहा, काला पहाड़ी के काले जंगल में काले पत्थर से बना हुआ गुफा में मिलेगा। उस वैम्पायर ने कहा, मैं अभी जाकर वो गोला ले आता हूँ। बोलकर वो वैम्पायर वहाँ तेजी से निकल गया। वैम्पायर के वहाँ से चले जाते ही डीमन निये हुएसांग जोर जोर से हंसने लगा और बोला, जाओ जाओ लानवांग जी, तुम्हारा ये आखिरी काम ही तुम्हारे पूरे क्लैन को तबाह करके रख देगा। इसका मतलब ये वैम्पायर हमारा सेकंड हीरो लानवांग जी ही है। डीमन निये हुएसांग नफरत से भरी हुई आवाज में बोल पड़ा, लैन शिचन, बहुत जल्द मुलाकात होने वाली है हमारी फिर से। अब मेरा भाई ही खुद के मौत का बदला लेने आएगा। मुझे तुम्हें सरप्राइज देने में बहुत मजा आएगा। तुमने अपने भाई लानवांग जी की खोज में कितने सारे डीमनों का खात्मा कर दिया। अब वक्त आ गया है जब मैं तुम्हें बताऊंगा अपने आंखों के सामने अपने भाई के मौत होते हुए देखकर कैसा महसूस होता है। मुझे और मजा तब आएगा जब तुम अपने हाथों से अपने भाई को मारोगे, क्योंकि तुम्हें तो पता ही नहीं होगा जिस वैम्पायर को तुम मार रहे हो वो और कोई नहीं, लानवांग जी है, तुम्हारा छोटा सा वही 5 साल का भाई जो अभी एक आधा वैम्पायर और आधा इंसान बन के रह गया है। और इसमें भी मेरा ही हाथ था। मैं चाहता था तुम्हारा भाई भी तड़पे, इतना तड़पे कि मौत के लिए भीख मांगे मुझसे। इसलिए जब मैं तुम्हारे भाई को वहां से ले गया डिमंड वॉल में, तब मैंने उसकी सारी यादें मिटा दिया और उसे एक आधा वैम्पायर बना के अपने गुलाम बना लिया। क्योंकि मुझे पता है जब कोई आधा इंसान और आधा वैम्पायर होता है तब वो कितना ताकतवर बन जाता है, लेकिन वो कभी अपने शक्तियों को काबू नहीं कर सकता है, बार बार बेकाबू हो जाता है और फिर एक ऐसा हथियार बन जाता है मेरा जो बस दबा ही लाता है। मुझे बहुत मजा आता है। लानवांग जी को लगता है डीमन किंग के आजाद होते ही वो खुद भी आजाद हो पाएगा इन सब से। आधा इंसान जो ठहरा तबाही मचाने के बाद जब अपने होश में लौटता है तब वो बहुत ज्यादा ही गिल्ट में होता है। वो जिसके भी करीब आता है पसंद करता है। जब बेकाबू हो जाता है तब उस इंसान के मरने का कारण भी वो
वो खुद ही बन जाता है। ये देखकर मुझे बड़ा मजा आता है। लान वांगजी को पता ही नहीं है डीमन किंग कब का मर चुका है। उस सुनहरे गेंद में तो बस डीमन किंग के शक्तियों को बांधा गया है और जब मुझे वो शक्तियाँ मिल जाएगी मैं मेरे भाई को पुनर्जीवित कर दूंगा और तब मुझे बड़ा मजा आएगा। नियो हे सांग ये सारी बातें खुद से बोल ही रहा था। उसे महसूस होता है वहाँ पर कोई और आ रहा है, इसलिए नियो हे सांग वहाँ से चला जाता है। वहाँ और कोई नहीं, विभूषण आ पहुँचता है चैंग को ढूंढते हुए। उसे सुनाई जो दे रहा था कोई तो है जो इतनी रात को यहाँ आकर बकर बकर कर रहा है। विभूषण उस तालाब के किनारे आता है, चैंग को पुकारने लगता है। फिर विभूषण के कानों में एक आवाज आने लगती है। विभूषण को समझ नहीं आ रहा था ये आवाज किस चीज की है। विभूषण भी उस आवाज को फॉलो करते हुए उसी ओर बढ़ने लगता है और काले जंगल के अंदर घुस जाता है। विभूषण के जंगल के अंदर घुसते ही पीछे से बेंचाओ और ढोलू बोलू बाहर निकल आते हैं। ये तीनों विभूषण का पीछा कर रहे थे बहुत टाइम से। तीनों ने जब देखा विभूषण काले जंगल के अंदर गया है तो तीनों की ही हालत खराब हो गई। इस जंगल में कोई नहीं जाता, कहा जाता है यहाँ इंसान क्या जानवर भी अंदर जाने से डरते हैं और जो कोई भी आज तक इस जंगल के अंदर गया है आज तक वापस नहीं लौटा है। एक अनजाना शक्ति ने इस जंगल को बांध के रखा है। बेंचाओ ने कहा चलो ढोलू बोलू जाकर देखते हैं विभूषण इस जंगल में क्या करने गया है। लेकिन ढोलू बोलू नहीं मानता। बेंचाओ भी डरपोक ही था इसलिए अकेला अंदर तो नहीं जा पाया, इसलिए लौट आया। बेंचाओ ने कहा अगर विभूषण वापस आया तो विभूषण से ही पूछूंगा वो काले जंगल में क्या करने गया था। ढोलू बोलू कहता है मास्टर वहाँ से कोई वापस नहीं आता। विभूषण अगर आ भी जाएगा तो ये बात तो पक्की होगी विभूषण को काला जादू आता होगा। एक बात बता दूं, जो आवाज सुनकर विभूषण उस जंगल में घुसा है वो आवाज विभूषण का ही नाम लेकर पुकार रहा था। विभूषण जितना उस आवाज के करीब जा रहा था विभूषण अपना नाम साफ साफ सुन पा रहा था। विभूषण को लग रहा था कहीं यहाँ चैंग मुसीबत में न हो, इसलिए जल्दी जल्दी गिरते पड़ते आवाज के करीब जाने की कोशिश कर रहा था और ये आवाज बस विभूषण ही सुन पा रहा था और कोई भी इस आवाज को सुन नहीं पा रहा था। इसका भी एक कारण है, ये बाद में बताऊंगी मैं। अब हमें वैम्पायर लान वांगजी को दिखाया जाता है जो बहुत कोशिश कर रहा था काले गुफा के अंदर बुद्धा की मूर्ति के सामने हवा में लटकते हुए उस सुनहरे गेंद को लेने की। लेकिन वैम्पायर लान वांगजी जब भी सुनहरे गेंद को छूने की कोशिश कर रहा था तभी दूर जाकर गिर रहा था और तभी उस सुनहरे गेंद के चारों ओर जो सुरक्षा कवच बना हुआ था वो विभूषण को पुकार रहा था। वैम्पायर लान वांगजी की तो हालत टाइट हो गई थी, गुस्से में आग बबूला हुए जा रहा था। तभी अचानक वैम्पायर लान वांगजी ने देखा उस गुफा के अंदर एक अंधा लड़का घुसा है जो कि जल्दी जल्दी उस सुनहरे गेंद की तरफ ही बढ़ रहा था और जियांग चैंग को पुकारे जा रहा था। लान वांगजी जल्दी से छुप जाता है और विभूषण को देखता है जो कि बहुत ही आसानी से सुरक्षा घेरे के अंदर चला जाता है। ये देखकर तो वैम्पायर लान वांगजी शॉक में चला जाता है। इसके ऊपर फिर देखा विभूषण के हाथ में खुद ब खुद वो सुनहरा गेंद आ चुका था। वैम्पायर लान वांगजी का तो मुंह ही बन गया। उसने इतनी कोशिश किया फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा और ये अंधा लड़का आया और बिना मांगे ही इसको फल मिल गया। ये ना चुलवे। वैम्पायर लान वांगजी को तो अब गुस्सा आ गया। विभूषण ने देखा उसके हाथ में कुछ तो आ गया है। विभूषण ठीक से छूकर देखा तो विभूषण को मालूम पड़ा ये कोई बच्चों के खेलने वाली गेंद है और तभी विभूषण ने नोटिस किया अब उसका नाम लेकर कोई नहीं पुकार रहा है। विभूषण थोड़ा उदास हो गया और फिर से जियांग चैंग का नाम लेकर गुफा के बाहर निकलने लगा। विभूषण बोल रहा था जियांग चैंग देखो मैं फिर से तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, क्या तुम नहीं आओगे, मारोगे नहीं मुझे। अब विभूषण को रोना आ रहा था। भाई कहाँ हो आप। अब विभूषण को लग रहा था शायद जियांग चैंग घर लौट आया होगा तो उसे फिर से और एक बार घर जाकर देखना चाहिए, इसलिए विभूषण फिर से चल पड़ा। लेकिन विभूषण के सुरक्षा घेरे से निकलते ही वैम्पायर लान वांगजी ने विभूषण के ऊपर हमला कर दिया। लेकिन विभूषण की सुनने की ताकत अच्छा होने की वजह से विभूषण साइड में हट गया और लान वांगजी सीधे मुंह के बल जमीन पर गिरा। लान वांगजी को बहुत गुस्सा आया और लान वांगजी ने फिर से हमला कर दिया। दोनों में डिशम डिशम शुरू हो गया। विभूषण अपने स्टिक के मदद से लड़ने लगा। विभूषण को फाइटिंग भी आता है, लान शीचन ने खुद सिखाया है उसे। जब लान वांगजी को डिमन उठा ले गया था तब से लान शीचन विभूषण से मिलने आते थे और थोड़ा थोड़ा करके फाइटिंग भी सिखाते थे खुद के बचाव के लिए। आज वो ही फाइटिंग स्किल विभूषण के काम आ रहा था। वैम्पायर लान वांगजी तो सरप्राइज हो गए थे, ये देखकर एक अंधा इतना अच्छा फाइटर कैसे हो सकता है। इस बात पर लान वांगजी को और गुस्सा आ रहा था। लान वांगजी ने अपने लंबे नाखूनों को बाहर निकाला और विभूषण पे हमला कर दिया। पहले तो लान वांगजी ने सोचा था अंधा है
सुनहरा गेंद लेकर छोड़ देगा इसे। लेकिन अब लान वांगजी को अच्छे से पता चल गया था ये कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं है, इसलिए जो वांगजी करना नहीं चाहता था वही अब उसे करना पड़ेगा। इस अंधे को मारना पड़ेगा। विभूषण को भी पता चल चुका था ये जो कोई भी है इसे ये गेंद चाहिए। विभूषण ने अपने मन में सोचा ये गेंद इसका तो नहीं हो सकता है। अगर इसका गेंद होता ये मुझसे मांगता, ना ही मुझसे छीनने की कोशिश करता। इसलिए विभूषण बार बार पूछ भी रहा था तुम कौन हो, क्या चाहिए तुम्हें। लेकिन लान वांगजी कोई आंसर नहीं कर रहा था। अब ऐसे इंसान को विभूषण वाला क्यों दे इस गेंद को, उसे मिला है तो अब ये गेंद भी उसका ही है। विभूषण एक हाथ से ही लड़ रहा था और तभी विभूषण का पैर स्लिप हो जाता है और जो काला नदी उस काले पहाड़ी के अंदर से गुजरता है विभूषण उसी नदी में गिर जाता है। ये काला नदी ऊपर से तो शांत दिखता है लेकिन अंदर से भूचाल लाता है। विभूषण ठीक से तैर भी नहीं पा रहा था। विभूषण के हाथ का स्टिक छूट गया था और एक हाथ में पकड़ा हुआ गेंद भी छूटने लगी थी। तभी विभूषण ने उस गेंद को अपने मुंह में भर लिया और तैरने की कोशिश करने लगा। ऊपर खड़ा वैम्पायर लान वांगजी ने देखा और पानी में कूद गया। गलत फहमी मत पालना, विभूषण को बचाने नहीं, विभूषण से उस सुनहरे गेंद को छीनने के लिए वांगजी ने अभी पानी में छलांग लगाई है। लेकिन कहा लान वांगजी कहा विभूषण, इस नदी की ताकत के आगे दोनों ही नहीं टिक पाए और दोनों ही डूब गए। अभी सूरज आसमान के बीच आ गया था और विभूषण के आंखों में तेज रोशनी गिर रहा था। विभूषण ने अपने आंखों को खोला और इतनी रोशनी से फिर से अपने आंखों को बंद कर लिया। विभूषण उठ बैठा। विभूषण को धीरे धीरे कल वाली बात याद आ गई। विभूषण ने देखा उसके पास जो गेंद था वो आज उसके पास नहीं है। विभूषण ने बिर बुझाते हुए बोला, लगता है मैंने खो दिया। चलो कोई बात नहीं, मैं तो बच गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उसे याद आया घर जाकर देखना भी है चैन घर में लौटा है या नहीं। विभूषण को एक लकड़ी का टुकड़ा मिल गया और विभूषण उसके सहारे ही वहां से जाने लगा। लेकिन आज कुछ तो अलग था। आज विभूषण को तेज रोशनी महसूस हो रही थी, इसलिए विभूषण अपनी आंखों को बंद करके ही चल रहा था। नदी के साइड से होते हुए कुछ टाइम बाद विभूषण को प्यास लगी और विभूषण नदी के पानी में चला गया पानी पीने। पानी पिया और अपने चेहरे पर पानी मारा। विभूषण ने अपने आंखों को खोला और विभूषण ने देखा सामने एक बहुत ही हैंडसम से लड़के का परछाई। विभूषण ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। विभूषण थोड़ा हैरान होते हुए बोला, पीछे तो कोई नहीं है, फिर ये परछाई किसका है। विभूषण को समझ आया, अरे ये हैंडसम सा लड़का तो मैं ही हूँ। विभूषण ने कहा, वाओ इतना सुंदर हूँ मैं, क्या करूँ, कहीं मेरी खुद की ही नजर खुद को ही ना लग जाए। बोलकर विभूषण बार बार नदी के पानी में खुद को ही निहारे जा रहा था। फिर उसने अपने आसपास देखा, खरगोश खेल रहे थे, चिड़िया उड़ रहे थे। ये सब देखकर विभूषण जल्दी से पानी से बाहर आ गया। फिर जाकर महसूस हुआ उसे, अरे वो तो देख पा रहा है। विभूषण खुशी के मारे उस जगह पर उछल कूद करने लगा और चीख चीख के बोलने लगा, मैं देख पा रहा हूँ, देखो मैं देख पा रहा हूँ। थोड़ी दूर पर खड़ा हुआ लान वांगजी विभूषण को ऐसे बंदरों की तरह उछल कूद करते हुए देख रहा था। लान वांगजी ने कहा, लगता है इसके दिमाग का स्क्रू ढीला हो गया है। विभूषण को अब चैन के पास जाना था, चैन को बताना था वो देख पा रहा है। विभूषण एक मीठा सा धुन गुनगुनाते हुए आगे बढ़ रहा था और अपने आसपास के नजारों का आनंद ले रहा था। विभूषण पूरा दिन चला लेकिन उसे कहीं भी एक इंसान नहीं दिखा। लेकिन आखिर में उसे कोई तो दिखा जिसके बस पैर ही दिख रहे थे। ये कोई और नहीं लान वांगजी ही था जो अभी विभूषण का पीछा कर रहा था और विभूषण को रुकते हुए देखकर पेड़ के पीछे छुप गया था। लेकिन अपने न्यू बॉर्न आंखों से विभूषण को लान वांगजी का प्यार दिख गया थोड़ा सा। विभूषण जल्दी से दूसरे ओर से लान वांगजी के सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, हे दोस्त। अभी अभी लान वांगजी का आधा इंसानी दिल धड़कना बंद कर देता। विभूषण को देखकर लान वांगजी चौंक गया और अपने सीने में हाथ दे मारा। विभूषण ने कहा, माफ कर देना, मुझे चौंकाना नहीं चाहता था। क्या तुम यहीं पर रहते हो? मुझे यहाँ से बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है, क्या थोड़ा सा मदद कर सकते हो तुम? मुझे अपने घर वापस जाना है। लान वांगजी ने कहा, मैं तुम्हें घर पहुँचा सकता हूँ अगर तुम मुझे वो सुनहरा गेंद दे दो तो। विभूषण ने कहा, कौन सा सुनहरा गेंद? मेरे पास कोई गेंद नहीं है। कल एक गेंद तो मुझे मिला था लेकिन पानी में गिरने के बाद वो गेंद कहीं खो गया है। मेरे पास अभी कोई गेंद नहीं है। एक मिनट, क्या तुम वही हो जो कल मेरे ऊपर हमला कर रहे थे? वैम्पायर लान वांगजी अभी बहुत ही एटीट्यूड के साथ खड़ा हुआ था। हाय, कितना महान काम किया है, देखकर तो ऐसा ही लग रहा था। विभूषण को वांगजी की खामोशी से पता चल गया ये कल वाला इंसान ही है। विभूषण ने कहा, गेंद तो तुम्हारी नहीं है, फिर क्यों तुम उसे छीन रहे थे? वांगजी ने कहा, तुम अकलमंद हो, वो सुनहरा गेंद मेरा नहीं है, मेरे मास्टर का है और उन्होंने मुझे ये सुनहरा गेंद लेकर आने को बोला था, इसलिए मैंने वो तुमसे छीनना चाहा। विभूषण का मुंह बन गया। विभूषण ने कहा, तुम मांग भी तो सकते थे, छीनना जरूरी था क्या? कल तुम्हारी वजह से मैं मरते मरते बचा। लगता है तुम्हारे अंदर ना दिल है और ना ही दिमाग। लान वांगजी ने कहा,
मुझे मांगना नहीं पसंद, जो मेरा है मैं उसे छीन लेता हूँ। विभूषण ने कहा, बहुत अक्रू हो, वैसे भी मेरे पीछे आने से तुम्हें कोई फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि कल मैंने वो गेंद खो दिया है। वांगची ने कहा, झूठ मत बोलो, सुनहरा गेंद अभी भी तुम्हारे पास ही है। विभूषण परेशान होते हुए बोला, देखो वो गेंद मेरे कोई काम तो नहीं आने वाला, फिर उस गेंद को पाने के लिए मैं काहे के लिए तुम्हें झूठ कहूंगा। लगता है पानी में जब मैं डूब रहा था तब पानी में ही गिर गया होगा। वांगची ने कहा, नहीं, सुनहरा गेंद अभी भी तुम्हारे पास ही है, मुझे महसूस हो रहा है। विभूषण ने कहा, थोड़ा हैरान होते हैं, क्या वो गेंद कोई मैजिकल गेंद है? क्या तुम कोई कल्टीवेटर हो? मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे पास नहीं है वो गेंद। विभूषण के ऊपर अब लान वांगची को गुस्सा आ गया। लान वांगची ने बोला, अपने कपड़े उतारो। विभूषण ने खुद को कवर करते हुए बोला, क्या बोल रहे हो? वांगची ने कहा, बोला ना कपड़े उतारो, मुझे चेक करना है गेंद कहाँ है। विभूषण मुंह बनाते हुए बोला, ऐसे ही ऊपर से चेक कर लो ना, कपड़े उतारने की क्या जरूरत है? वांगची ने कहा, बहुत बोलते हो, अगर कपड़े नहीं उतारे अभी मार दूंगा तुम्हें, फिर तुम्हारे कपड़े मैं अपने हाथों से उतारूंगा, उतारोगे या नहीं? विभूषण ने फिर से खुद को ढकते हुए बोला, बिल्कुल भी नहीं। अब वांगची की आत्माजी सटक ली। वांगची ने विभूषण के एक हाथ को पकड़ लिया और एक हाथ से कपड़ों को खोलने की कोशिश करने लगा। विभूषण इतना छटपटा रहा था कि वांगची को लग रहा था विभूषण अभी गर्म कोयले के ऊपर खड़ा हुआ है और छटपटा रहा है। वांगची ने बहुत मुश्किल से विभूषण के कपड़े का एक लेयर हटा दिया और ये देखकर विभूषण वांगची को धक्का मार दिया। वांगची गिरा तो गिरा, विभूषण को भी साथ लेकर गिरा और फिर जो होना नहीं चाहिए था वही हो गया, एक किस हो गया। विभूषण तो जल्दी से अपने होठों को पोंछते पोंछते उठ खड़ा हुआ, लेकिन वांगची वहीं पर लेटा रहा। एक मामूली से इंसान ने एक वैम्पायर का फर्स्ट किस तो चुरा लिया। विभूषण ने देखा वांगची को इतना बड़ा झटका लगा है कि शॉक के मारे वांगची हिल ढुल भी नहीं पा रहा है। विभूषण ने देखा, यही मौका है, भाग जाता हूँ। भागने में तो विभूषण माहिर ही है, सीधा अपना कपड़ा उठाया और वहाँ से भाग गया। अब विभूषण नदी किनारे से नहीं जा रहा था, ऊपर की जो पहाड़ी की ढाल है वहीं पर चढ़ाई करके ऊपर उठ रहा था। ऐसे चलते चलते ही विभूषण पहुंच गया अपने गांव के सरहद पर। सूरज के पहली किरण में गांव बहुत ज्यादा ही खूबसूरत लग रहा था। विभूषण थक तो गया था, लेकिन जियांग चैंग से मिलने की बेताबी इतनी ज्यादा हो रही थी कि विभूषण अपने सारे थकानों को भूल गया और सीधा भागने लगा गांव के अंदर। लेकिन विभूषण जब गांव के अंदर गया तब कोई दूसरा ही नजारा देखने को मिला विभूषण को। गांव के रास्ते पर कई कई जगह पर लोग मरे पड़े थे, कई घरों में आग लगी हुई थी और कई घर टूटकर गिरा हुआ था। विभूषण के अंदर अब डर ने जगह ले लिया। विभूषण सीधा अपने घर की ओर भागा, चैंग का नाम लेते हुए। लेकिन जब घर पहुंचा तो देखा घर अब घर नहीं रहा, पूरा घर गिर चुका था। जियांग चैंग जुआ तो खेलता था, लेकिन पेशे में एक लोहार था। जियांग चैंग जिस जगह पर अपना लोहार का काम करता था वो जगह अब जल रही थी। विभूषण उस टूटे हुए घर के अंदर चला जाता है और जोर जोर से रोते हुए जियांग चैंग का नाम लेता है। बड़े भाई, आप कहाँ हो? बड़े भाई, बड़े भाई, आप कहाँ चले गए? आ जाइए बड़े भाई, एक बार आकर देखिए भाई, मैं देख पा रहा हूँ भाई, आइए ना भाई। भाई मुझे पता है भाई, आप वो दवाई मेरे आंखों के लिए ही लेते थे, आप चाहते थे ना मेरी आंखें ठीक हो जाए। देखिए भाई, मैं देख पा रहा हूँ भाई। भाई भाई बुद्धा ने आपकी सुन लिया है भाई, मुझे आपको देखना है भाई। आप कहाँ चले गए हो भाई? वापस आ जाइए भाई। भाई आपसे मैं कभी भी आपसे पैसों के लिए नहीं झगड़ूंगा, नहीं झगड़ूंगा भाई, बिल्कुल नहीं झगड़ूंगा। मैं झगड़ा करता था क्योंकि मुझे पता था आप सारे पैसे मेरे इलाज में खत्म कर देते हो, इसलिए मैं आपको पैसा नहीं देता था। भाई लौट आओ भाई, आज से जो भी कमाऊंगा सारे पैसे आपको दे दूंगा, एक फूटी कौड़ी अपने पास नहीं रखूंगा। कहाँ हो भाई, कहाँ हो भाई आप? देखिए आपके इतने साल का इंतजार अब पूरा हो गया है भाई, मैं देख पा रहा हूँ भाई। और तभी वहाँ लान वांगजी आ जाता है। विभूषण लान वांगजी को देख कर बोलता है, देखो मैं अभी बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे और तंग मत करो, मेरे पास नहीं है तुम्हारा गेंद। लान वांगजी ने कहा, अपने भाई को ढूंढ रहे हो? मुझे पता है तुम्हारा भाई अभी कहाँ मिलेगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ तुम्हारे भाई के पास, लेकिन उसके बदले तुम्हें मेरा एक काम करना पड़ेगा। विभूषण ने कहा, तुम्हें सच में पता है मेरा भाई कहाँ है? लान वांगजी ने कहा, हाँ पता है मुझे तुम्हारा भाई कहाँ है, मेरे अलावा और किसी को नहीं पता है तुम्हारे भाई के बारे में। विभूषण कुछ बोल पाता तभी वहाँ पर कुछ कल्टीवेटर्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर लान वांगजी वहाँ से भाग जाता है और लान वांगजी के पीछे वो सारे कल्टीवेटर्स भी भाग जाते हैं। विभूषण अभी वहाँ खड़ा होकर सोच ही रहा था वांगजी ने जो बोला इसके बारे में, लेकिन तभी विभूषण को सुनाई देता है कोई तो है उसके पीछे जो उसके पीछे खड़ा हुआ है। विभूषण जल्दी से पीछे मुड़ जाता है और देख कर ही चीख पड़ता है। विभूषण के ठीक पीछे ही एक वायरवुल्फ खड़ा हुआ था और जो चुपचाप बस विभूषण को ही देखे जा रहा था। विभूषण तो डर के मारे चीखते चिल्लाते हुए अपने टूटे हुए घर में ही घुस जाता है और इधर उधर भागने लगता है और जियांग चैंग को पुकारने लगता है, कहाँ मर गया जियांग चैंग, जल्दी आकर मुझे बचा। हे बुद्धा, ये आंखें क्यों मिली है मुझे, जब से मिली है मुसीबत गले में पड़ गई है जियांग चैंग। और तभी विभूषण गिर पड़ा और वो वायरवुल्फ सीधा विभूषण के आंखों के सामने आंखें डालकर विभूषण के चेहरे के सामने बिल्कुल पास आ जाता है और तभी विभूषण एक रॉड को उठा लेता है
जिस रॉड के आगे एक मोहर का चिन्ह बना हुआ था, यिन यांग का मोहर का चिन्ह, जो मोहर अभी आग की वजह से गर्म हो चुका था। विभीषण ने वो रॉड उठा लिया। हैरानी की बात तो ये था, विभीषण का हाथ नहीं जला। विभीषण ने इस बात पर गौर नहीं किया और सीधा उस वेयरवुल्फ के चेहरे पर वार कर दिया उस मोहर से। लड़कियां जहाँ बिंदी पहनती है वही पर ही वार किया और वेयरवुल्फ की वो जगह पूरा जल गया। एक यिन यांग का मोहर का चिन्ह बन गया। वेयरवुल्फ तो दर्द के मारे हाउलिंग करने लगा और इस हाउलिंग को सुन के वहाँ पर और एक वेयरवुल्फ आ गया और आते ही विभीषण के ऊपर हमला कर दिया। विभीषण कुछ समझ पाता तभी लान वांगजी वहां आ गया और विभीषण को लेकर वहां से निकल गया। विभीषण पीछे मुड़कर देखा तो देखा अभी दोनों वेयरवुल्फ में लड़ाई हो रहा था। लान वांगजी विभीषण को लेकर भागते हुए एक मोड़ पर आ पहुंचा और तभी लान वांगजी के ऊपर किसी ने जाल फेंक दिया। विभीषण को जल्दी से लान वांगजी के पास से हटाया गया। विभीषण देख पा रहा था लान वांगजी अभी चीख रहा था गुस्से में और लान वांगजी के चारों ओर एक घेरा बनाया जा चुका था। विभीषण ने लैन चिरन और लैन छिंचन को देखा जो अभी कुछ बात कर रहे हैं। विभीषण जल्दी से उनके पास जाता है और कहता है, गागा आप मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने क्या किया है? लैन सिचन उनके दो डिसिपल लान शिजोई और लैन जिंगू को कहते हैं, तुम दोनों जाओ और देखो वो वेयरवुल्फ अभी कहाँ है, जाकर संभालो उन्हें, मैं और बाबा इसे संभाल लेंगे। लैन शिजोई और लैन जिंगी बाकी डिसिपल्स को लेकर निकल गए वहां से। विभूषण ने फिर से कहा, गागा बताइए ना, मुझे डर लग रहा है। और तभी जो भीड़ जमा हुआ था उस भीड़ में से बेंचाओ और ढोलू बोलू आगे निकल कर आते हैं और बोलते हैं, डर और तुझे झूठ बोलना बंद कर दे। आप सभी को पता है कल मैंने और ढोलू बोलू ने इसे काले जंगल में जाते हुए देखे और देखिए जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता है वहां से ये अंधा लौट कर आया है। और हैरानी की बात तो ये है ये देख सकता है, इसका मतलब ये और इसका भाई एक झूठा और फरेबी है। मुझे तो लग रहा है इसको काला जादू भी आता है और यही है वो जिसने कल रात को उस जंगल में जाकर इन सारी कीचड़्स को आजाद कर दिया है। ये सारी बातों को सुनकर तो सारे गांव वाले डर गए और विभूषण से दूर जाकर खड़े हो गए। विभूषण देख पा रहा था सबके आंखों में उसके लिए नफरत, कोई ऐसा नहीं था वहां जो उसका साथ दे। सभी अभी विभूषण को भला बुरा बोलने लगे। यहाँ तक कि जिन बच्चों को विभूषण इतना प्यार करता था, उनको किताबें बेचता था, वो बच्चे भी विभूषण के बारे में गलत बोलने लगे। सभी अब बोल रहे थे इस वैम्पायर के साथ विभूषण को भी मार दो। लेकिन इस बात को सुनते ही लैन शिचन को गुस्सा आ गया। तब तक लान वांगजी ने अपने ऊपर से उस चाल को हटा दिया था लेकिन घेरे से बाहर निकल नहीं पा रहा था। लैन शिचन ने कहा, विभूषण क्या कल तुम उस काले जंगल में गए थे और तुम ये क्या बोल रहे हो? ये वैम्पायर कब से तुम्हारा दोस्त बन गया? ये कब हुआ? विभूषण ने कहा, गगा आप गलत समझ रहे हो, ये भी एक कल्टीवेटर सी है, ये कोई वैम्पायर नहीं है। अगर ये वैम्पायर होता तो क्या ये मुझे जिंदा छोड़ता? और तभी बेंचाओ ने कहा, अभी तो कहा तुमने ये तुम्हारा दोस्त है इसलिए तो तुम्हें जिंदा छोड़ा होगा। लैन शिचन को अब गुस्सा आ रहा था बेंचाओ पर, क्योंकि लैन शिचन बचपन से जानता है विभूषण को। विभूषण कोई गलत इंसान नहीं है और इधर ये सारी बातों को सुनकर लान वांगजी को भी गुस्सा आ रहा था और इस वजह से लान वांगजी बेकाबू हो जाता है और अपने असली रूप में आ जाता है। लेकिन घेरे के अंदर से बाहर निकल नहीं पाता, बार बार कोशिश करता रहता है और इस वजह से लान वांगजी को चोट भी पहुंचता है। लान वांगजी का स्किन जलने लगा था। पता नहीं क्यों विभूषण को लान वांगजी को ऐसे हाल में देखकर अच्छा नहीं लग रहा था। विभूषण ने कहा, के मैं उससे अपना दोस्त मानता हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता वो कैसा है, वो जैसा भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे। आप प्लीज उसे छोड़ दीजिए, वो किसी को कुछ नहीं करेगा, वो तो मेरा भाई नहीं मिल रहा था इसलिए वो मदद करने आया था। विभूषण का ये छोड़ देनी बातों को सुनकर गांव वाले भड़क गए और कहने लगे लैन चिरन को, अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो हम सब मिलकर मार देंगे इससे, इसकी वजह से आज इतने लोग मारे गए हैं गांव में। विभूषण ने कहा, आप सभी गलत समझ रहे हो, इसमें इसका कोई हाथ नहीं है, वो निर्दोष है, उसने कुछ नहीं किया। वांगजी अब शांत हो चुका था पूरी तरीके से। वांगजी देख पा रहा था पहली बार किसी ने उसको दोस्त माना है। उसकी असलियत जानते हुए भी उससे डर नहीं रहा है, उल्टा उसके बीच बचाव कर रहा है। वांगजी जब वैम्पायर बना उसके बाद से आज तक कभी नहीं रोया था, लेकिन आज वांगजी की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विभूषण ने जब देखा वांगजी रो रहा है उसके दिल में भी एक दर्द सा उठा। विभूषण ने सोच लिया उसके दोस्त को वो कुछ नहीं होने देगा। विभूषण लैन शिचन के पैरों में गिर गया और बोला, प्लीज मेरे दोस्त को जाने दीजिए, उसने कुछ नहीं किया। विभूषण को लान वांगजी के पैर पर गिरते हुए देखकर लान वांगजी को फिर से गुस्सा आ गया और वांगजी फिर से बेकाबू होने लगा। ये देखकर अब लैन शिचन आगे आए और लैन शिचन को बोला, ज्यादा मत सोचो और खत्म कर दो इसे, दिल पर बार करना, बोलकर एक खंजर आगे बढ़ा देता है लैन शिचन के सामने। विभूषण को अब झटका लगता है, क्या सच में मार डालेंगे? विभूषण को भी गुस्सा आ गया और लैन शिचन वो खंजर ले पाते उसके पहले ही विभूषण ने उस खंजर को अपने हाथों में ले लिया। विभूषण अंधा था तो क्या हुआ, विभूषण बहुत कुछ जानता था कल्टीवेटर्स के बारे में और उनके शक्तियों के बारे में भी, इसलिए विभूषण भी जानता था वांगजी को जिस घेरे में बांधा गया है उसे कैसे तोड़ा जाए। विभूषण ने वही किया, सीधा अपने हथेली को काट कर अपने खून से वो घेरा तोड़ दिया और क्या
वैम्पायर लान वांगजी आजाद हो गया और पलक झपकते ही विभूषण को लेकर वहां से गायब हो गया और दोनों सीधा काले जंगल में जाकर पहुंचे। अब हमें थोड़ा टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ वांगजी विभूषण के पीछे जाते जाते बोल रहा था, अपने हाथ तो दिखाओ, मैं अपने शक्तियों से तुम्हारे हाथ का घाव ठीक कर दूंगा, खून बह रहा होगा। विभूषण रुक गया और बोला, झूठे हो तुम। वांगजी ने कहा, मैंने कब झूठ बोला। विभूषण ने कहा, तुमने क्यों नहीं बताया तुम वैम्पायर हो। लान वांगजी ने कहा, मुझे लगा तुम डर जाओगे इसलिए नहीं बताया, मैंने बस सच छुपाया, झूठ नहीं कहा। अब विभूषण ने अपने गुस्से को थोड़ा कम कर दिया और अपने हाथ को आगे बढ़ा दिया और फिर दोनों ही शॉक में चले गए। विभूषण के हाथ में अभी कोई भी कट नहीं लगा हुआ था और ना ही खून बह रहा था। विभूषण ने कहा, ये क्या हो रहा है मेरे साथ। वांगजी ने कहा, ये सब उस सुनहरे गेंद की कमाल है, उसकी वजह से ही तुम्हारे घाव खुद ब खुद ठीक हो रहे हैं और ये जो तुम देख पा रहे हो ना, ये भी उसी सुनहरे गेंद की वजह से हो रहा है। विभूषण ने कहा, लेकिन सच में मेरे पास वो गेंद नहीं है। लान वांगजी ने कहा, नहीं, वो सुनहरा गेंद तुम्हारे पास ही है, तुम्हारे पेट में है। जब तुम डूब रहे थे तब शायद तुमने उस सुनहरे गेंद को निकल लिया था। विभूषण के मुंह से निकल गया, क्या, ये क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, अब क्या होगा, कैसे बाहर निकलेगा ये। वांगजी ने अपने तेज नाखूनों को बाहर निकालते हुए बोला, ज्यादा टेंशन मत लो, इससे पेट चीर कर मैं बाहर निकाल लूंगा, बस उस सुनहरे गेंद को हजम मत कर लेना। विभूषण ने कहा, क्या तुम मेरा दान करना चाहते हो। वांगजी ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं अपने इकलौते दोस्त को मरने थोड़ा ही दूंगा। विभूषण ने देखा वांगजी भी उसे अब अपना दोस्त मान रहा है। विभूषण खुश हो जाता है और बोलता है, तुम मेरे दूसरे दोस्त हो, मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। वांगजी ने हैरान होते हुए पूछा, मैं अगर दूसरा दोस्त हूँ तो तुम्हारा कोई दोस्त अभी कैसे नहीं है भला, मुझे छोड़कर। विभूषण ने कहा, जब मैं छोटा था, बस 5 साल का, तब एक दोस्त था मेरा, लेकिन अब वो नहीं रहा, इसलिए अभी तो तुम ही मेरे अकेले दोस्त हो। और देखो, पेट चीरना ही कोई उपाय नहीं है, दूसरा भी कोई उपाय होगा। तुम तो वैम्पायर हो, क्या तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं है इसके लिए। लान वांगजी ने कुछ सोचा और कहा, हाँ है, लेकिन उसके लिए हमें एक गांव में जाना पड़ेगा। चलो चलते हैं, काली पहाड़ी के पीछे एक गांव है, वहाँ कोई ना कोई उपाय हमें बिल्कुल मिल जाएगा। फिर दोनों काली पहाड़ी की गुफा के अंदर घुस गए और गुफा के अंदर से होते हुए जाने लगे। जाते जाते विभूषण ने पूछा वांगजी से, तुमने अपना नाम नहीं बताया। लान वांगजी ने कहा, मेरा कोई नाम नहीं है, मैं बस एक गुलाम हूँ। विभूषण को बुरा लग रहा था वांगजी के लिए। फिर विभूषण ने अपने बारे में बताया और आखिर में फिर से वांगजी के बारे में पूछा। वांगजी ने भी अब अपने बारे में सब खुल के बता दिया। सब बातों को जानने के बाद विभूषण को इतना बुरा लग रहा था कि विभूषण जाते जाते साइलेंटली रो रहा था। वांगजी को पता चल रहा था विभूषण रो रहा है, तो वांगजी ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। विभूषण ने कहा, कुछ नहीं, क्या मैं तुम्हारा कोई नाम रख सकता हूँ, एक नाम होना तो जरूरी होता है। वांगजी भी थोड़ा सोच के हामी भर देता है। विभूषण ने कहा, जब मैं छोटा था मेरा एक प्यारा सा दोस्त था, तुम्हें तो बता ही दिया है मैंने उसके बारे में। वो दोस्त मुझे वेइंग नाम से बुलाता था और मैं उसे लानजान नाम से बुलाता था। आज से हम दोनों भी एक दूसरे को यही नाम से बुलाएंगे, ठीक है। लान वांगजी को ये दोनों नाम बहुत पसंद आए। लान वांगजी के चेहरे पर पहली बार एक प्यारा सा मुस्कान छा गया। लान वांगजी को हंसते हुए देखकर विभूषण भी हंस पड़ा और कहा, तुम हंसते हुए बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हो लानजान। लान वांगजी ने कहा, तुम भी प्यारे लग रहे हो वेइंग। ये दोनों बातें करते करते आगे बढ़ जाते हैं। गुफा के अंदर से सुरंग से होते हुए दोनों चल रहे थे। हैरत की बात तो ये थी, अंदर घनघोर अंधेरा था, लेकिन दोनों ही साफ साफ सब कुछ देख पा रहे थे। दोनों ने देखा आगे सुरंग का रास्ता बंद है और यहाँ काली नदी का पानी भी जमा हुआ है। विभूषण और लान वांगजी दोनों एक पत्थर के ऊपर बैठ गए। विभूषण ने पूछा, रास्ता तो खत्म हो चुका है, अब क्या करोगे। लान वांगजी ने कहा, मैं रास्ता ढूंढता हूँ, तुम रेस्ट करो। विभूषण ने कहा, मुझे थकावट फील नहीं हो रहा है। वांगजी ने कहा, सब इस सुनहरे गेंद की असर है। विभूषण ने कहा, लानजान, अगर मैंने तुम्हें ये गेंद दे दिया तो क्या मैं फिर से अंधा हो जाऊंगा। वांगजी ने कहा, हाँ, तुम फिर से अंधा हो जाओगे। विभूषण एक सैड सा मुस्कान देते हुए बोलता है, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुम्हें दे दूंगा ये। तुम दोस्त हो मेरे, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ, और वैसे भी मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होगी, वैसे जीने की आदत पड़ चुकी है मुझे। विभूषण की इस बात को सुनकर लान वांगजी को बहुत बुरा लगता है। विभूषण वहीं पर बैठ जाता है और लान वांगजी रास्ता ढूंढने लगता है और तभी डीमन नीहुएसांग लान वांगजी को समन करता है। लान वांगजी थोड़ा दूर जाकर काली नदी के पानी में ही देखता है जहाँ भी डीमन नीहुएसांग की परछाई प्रकट हो चुका था। नीहुएसांग ने कहा, क्या हुआ, तुम्हें मिला सुनहरा गेंद। लान वांगजी ने बताया, वो सुनहरा गेंद अभी किसी के पेट में चला गया है, लेकिन मैं जल्दी ही वो ले लूंगा उससे। नीहुएसांग तो गुस्से में आ गया और बोला, तुम्हारे रहते कोई उसे कैसे निकल सकता है, उस इंसान को मार दो और वो सुनहरा गेंद लाकर वापस आओ। लान वांगजी ने कहा, मास्टर, मारने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही दे देगा मुझे। नीहुएसांग ने कहा, ज्यादा दिमाग चलाना बंद करो और जो बोल रहा हूँ वो करो, तुम क्या भूल रहे हो, तुम मेरे गुलाम हो। लान वांगजी ने कहा, नहीं मालिक, मैं वही करूंगा जो आप बोलोगे। फिर नीहुएसांग की परछाई वहां से गायब हो जाती
जाता है और इधर लान वांगची बहुत दुखी हो जाता है। उसका एक ही तो दोस्त बना है, क्या उसे भी वो खो देगा आज? लान वांगची बिल्कुल भी विभूषण को मारना नहीं चाहता था। लान वांगची सोच रहा था कि वो किसी का गुलाम है, अगर वो किसी का गुलाम नहीं होता तो आज उसे ऐसा करना नहीं पड़ता। ये बातें सोचते ही लान वांगजी को गुस्सा आने लगता है और लान वांगजी बेकाबू हो जाता है। लेकिन आज लान वांगजी खुद पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता था अगर वो एक बार बेकाबू हो गया तो अपने हाथों से ही अपने दोस्त को मार डालेगा। इसलिए लान वांगजी अभी खुद से ही लड़ने लगा और जोर जोर से चीखने लगा। दर्द हो रहा था उसे उसके सीने में, ये सोचकर ही उसे अभी बीइंग को मारना पड़ेगा। इधर जब विभूषण को लान वांगजी की चीखें सुनाई दी तो वो दौड़ पड़ा उस तरफ। जाकर देखा लान वांगजी नीचे जमीन पर पड़े हुए छटपटा रहा था। ये देखकर पहले तो विभूषण घबरा जाता है, लेकिन उसे याद आता है लान वांगजी ने उसे कहा था जब लान वांगजी विभूषण को अपने बारे में सब खुलकर बोल रहा था तब, कि लान वांगजी कभी कभी अपनी शक्तियों से कंट्रोल खो देता है और ऐसे ही बेकाबू हो जाता है। विभूषण को बड़ा बुरा लग रहा था लान वांगजी के लिए। अभी विभूषण ने भी जोर आजमाया और विभूषण के अंदर सुनहरा गेंद होने की वजह से विभूषण अभी लान वांगजी से भी ताकतवर था। अभी विभूषण लान वांगजी के ऊपर बैठ के वांगजी के दोनों हाथों को पकड़ लिया। वांगजी अब छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन अंदर ही अंदर खुद से भी लड़ने लगा और कभी कभी खुद से लड़कर होश में भी वापस आने लगा। और जब भी होश में वापस आने लगा विभूषण को बोलने लगा, वीन दूर हो जाओ मुझसे, तुम्हारी जान को खतरा है, मैं मार दूंगा तुम्हें। विभूषण कहने लगा, नहीं मैं नहीं जा सकता तुम्हें ऐसे हाल में छोड़कर। विभूषण को कुछ याद आया। विभूषण सीधा झुककर लान वांगजी को किस करने लगा और फिर क्या, लान वांगजी पहले की तरह ही शॉक में चला गया। फिर से लान वांगजी का हिलना डुलना चीखना चिल्लाना सब बंद हो जाता है। असल में विभूषण को पहली वाली किस की बात याद आ गई थी। जब पहला किस हुआ था वांगजी का क्या रिएक्शन हुआ था, और वांगजी के उसी रिएक्शन की वजह से तो विभूषण उस दिन भाग पाया था। ये सोचकर ही आज भी ट्राई किया और विभूषण सही निकला। आज ये तरकीब काम आ गई। विभूषण थोड़ी देर किस करता है, फिर किस को ब्रेक करके वांगजी से पूछता है, लांजन क्या तुम ठीक हो? वांगजी भी अपने होश में वापस आ गया था और गहरी गहरी सांसें लेते हुए विभूषण को ही देखे जा रहा था। इतना अच्छा फीलिंग वांगजी को पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। वांगजी ने देखा कोई ऐसा है अभी उसके पास जो उसकी फिक्र कर रहा है। वांगजी ने कहा, वीन अच्छा लग रहा है, और एक बार किस करोगे? तुम्हारे किस से मुझे अच्छा महसूस हो रहा है, और एक बार करो ना प्लीज। विभूषण की हंसी छूट गई। विभूषण ने कहा, तुम मुझे किसी भी एंगल से वैम्पायर तो नहीं लग रहे हो, तुम अभी एक लॉस्ट पपी सा लग रहे हो मुझे, जो अभी बस प्यार और केयर चाहता है मुझसे। बोलकर विभूषण फिर से झुक गया और वांगजी को किस करने लगा। बात किस तक सीमित नहीं रहा। धीरे धीरे दोनों के कपड़े उतर गए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को प्यार करने में खो गए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से जुड़ गए। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के हो गए। आज दोनों ने एक साथ हेवन की यात्रा किया। विभूषण ने पूरी कोशिश की लान वांगजी को उसके दर्द से आजाद करने की, लान वांगजी को अपने प्यार से भर देने की। दोनों ने जब अपना यात्रा खत्म की तब दोनों के चेहरे पर एक स्माइल थी। दोनों खुश थे। वांगजी खुश था, आज उसे ऐसा कोई मिल गया है जो उसे प्यार कर रहा है, उसकी केयर कर रहा है, उसे बेकाबू होने से रोक रहा है। और विभूषण खुश था। पहली पहली बार बलिए दिल गया हार बलिए, रब्बा मैनू प्यार हो गया, दिल को करार मिल गया। वांगजी ने कहा, बेन जब मैं गुलामी की जिंदगी से आजाद हो जाऊंगा क्या तुम्हारे साथ मुझे रहने दोगे तुम? क्या हम तब भी दोस्त रहेंगे? विभूषण ने अपने एक आईब्रो को ऊंची करके वांगजी को देखा और फिर से वांगजी के ऊपर आ गया और बोला, हम अब दोस्त नहीं रहे। वांगजी उदास हो गया। ये देखकर विभूषण ने वांगजी के होठों पर एक क्विक किस किया और बोला, मैं अब तुम्हारा दोस्त नहीं रहा लैंजन, मैं अब तुम्हारा प्रेमी बन चुका हूँ और तुम मेरे हमनवा। वांगजी ने जब ये सुना वांगजी के चेहरे पर एक स्वीट सा स्माइल आ गया। वांगजी ने विभूषण के गले में अपने बाहों को रैप कर लिया और बोला, सच बोल रहे हो ना, दूर तो नहीं हो जाओगे मुझसे? सब मुझसे नफरत करते हैं, तुम तो नफरत नहीं करोगे ना मुझसे? विभूषण ने कहा, लैंजन मैंने इन सभी का असली चेहरा देख लिया है, अब मुझे किसी से मतलब नहीं है। मुझे मेरी जिंदगी में बस तुम और मेरे भाई चाहिए। मेरा भाई मिल जाए उसके बाद हम तीनों कहीं और जाके रहेंगे और मैं वादा करता हूँ तुम्हें भी तुम्हारी इस गुलामी भरी जिंदगी से आजाद करवा दूंगा। वांगजी के आंखों से अब खुशी के आंसू निकल रहे थे। वांगजी ने कहा, मैं भी तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और फिर क्या, दोनों फिर से बह गए और फिर से एक बार और यात्रा करने में बिजी हो गए। अब हमें टाइम स्किप करके दिखाया जाता है जहाँ अभी वांगजी इस गुफा से बाहर जाने के लिए रास्ता खोज रहा था और तभी विभूषण ने देखा नदी के पानी के अंदर से रोशनी आ रही है। विभूषण ने कहा वांगजी से, लांजन लगता है सुबह हो गई है, देखो सूरज की रोशनी वहां से आ रही है। वांगजी ने उस तरफ देखा जहां से रोशनी आ रही थी। दोनों एक साथ बोल पड़े, इसका मतलब बाहर जाने का रास्ता वहीं से है। वांगजी जल्दी से अपने शक्तियों से जहां से वो रोशनी आ रहा था वहां बाहर करता है और तभी वहां के चट्टानें हिल जाती है और उस गुफा से बाहर जाने का रास्ता खुल जाता है और नदी का पानी भी वहां से निकलकर बाहर बहने लगता है।
वांगजी और शियान दोनों देखते हैं नीचे एक गांव है। वांगजी ने कहा, विंग देखो, इस गांव की बात ही मैं कर रहा था तुमसे। तब तक सारे गांव वाले वहां आ गए थे और नदी के पानी में उतर चुके थे। बरसों से ये लोग पानी के लिए तरस रहे थे। आज जाके इनके गांव में पानी वापस आया। जब गांव वालों ने देखा दोनों लड़के की वजह से इस गांव में पानी वापस आया है, तो सभी गांव वाले उन दोनों का अच्छे से स्वागत किया, नाच गाना किया। कुछ टाइम बाद गांव के मुखिया शियानवांग के सामने आए और बोला, आप दोनों ने हमारे गांव के लिए जो किया है उसके लिए हम सभी गांव वाले आप दोनों के आभारी है। आप बताइए हम क्या कर सकते हैं आपके लिए। लान वांगची ने कहा, हमें एक मदद चाहिए, क्या आप कर सकते हैं? गांव के मुखिया ने कहा, जी आप करके तो दिखिए, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। विभूषण ने कहा, वो असल में मैंने एक गेंद निकल लिया है और ये गेंद बहुत खास है। मुझे इसे किसी को लौटाना था, लेकिन अब ये गेंद मेरे पेट में है। पेट से बाहर कैसे निकाले ये सोच रहे हैं हम। क्या आप में से कोई मदद कर सकता है इस बारे में? गांव के मुखिया ने बोला, हमारे गांव के अंत में 2 संत रहते हैं, वो आप दोनों की मदद कर सकते हैं। आज आप दोनों रेस्ट कीजिए, कल हम आप दोनों को उनसे वेट करवा देंगे। मुझे लगता है वो दोनों आप दोनों की मदद कर सकते हैं। गांव की मुखिया की बात खत्म ही हुई थी। गांव की मुखिया की बीबी ने कहा, ये काम तो मैं भी कर सकती हूँ, ये बहुत ही आसान काम है। एक काम कीजिए, आप दोनों अपने कमरे में जाइए, मैं आती हूँ। गांव के मुखिया ने एक अजीब सा मुस्कान दिया, क्योंकि उनको अच्छे से पता था अब कुछ गड़बड़ तो होने वाली है। और हुआ भी वही। तब से लेकर अगले दिन सुबह तक गांव के मुखिया की बीबी ने बस खाना खिलाया विभूषण को, वो भी स्वादिष्ट खाना, जो खाने से विभूषण खुद को रोक ही नहीं पा रहा था। विभूषण भी खाता जा रहा था। सुनहरे गेंद के कारण इतना खाना भी कम ही लग रहा था विभूषण को। वो सभी जितना खिलाते जा रहे थे, विभूषण भी उतना खाते जा रहा था। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ विभूषण को देखकर लान वांगजी की हंसी नहीं रुक रही थी। लान वांगजी पेट पकड़ के हंस रहा था, और जब गांव के मुखिया शियानवांग को उन दोनों संत के पास लेकर जाने के लिए आए, उनकी भी हंसी छूट गई और वो अपने हंसी को दबाते हुए बोला, आज रहने दीजिए, मैं कल आप दोनों को वहां लेकर जाऊंगा। आज आप दोनों रेस्ट कीजिए। बोलकर गांव के मुखिया वहां से चले गए। बाहर निकल के अपने पत्नी के पास आए और बोला, ये तुमने क्या किया है? उनकी पत्नी ने कहा, मैंने क्या किया? गांव के मुखिया ने कहा, तुम्हारी वजह से उनकी क्या हाल हो गई है, आज जाकर देखो एक बार। गांव के मुखिया की बीवी ने कहा, अरे बाबा, थोड़ा तो कष्ट सहना ही पड़ेगा ना। अब जब सुबह का क्रियाक्रम करने जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, उनको भी अपना गेंद वापस मिल जाएगा। गांव के मुखिया का तो मुंह ही खुला का खुला रह गया था अपने बीवी की इन सारी बातों को सुनकर। हमें शियानवांग को दिखाया जाता है, जहाँ विभूषण खाना खाते खाते ही बोल रहा था, हंसना बंद करो लानसन, मुझे भी यही लगता है ये तरकीब काम कर जाएगी। वांगजी फिर भी हंसता ही जा रहा था। वांगजी ने हंसते हंसते बोला, विंग तुम अब खाना बंद करो प्लीज, अब तुम्हारा पेट फट जाएगा और मत खाओ। खुद को एक बार आईने में देखो जाकर, तुम्हारा पेट निकल आया है। मुझे तुम्हें देखकर लग रहा है तुम अभी मेरे बच्चों से प्रेग्नेंट हो चुके हो। विभूषण बड़ी मुश्किल से उठता है और आईने के पास जाकर खुद को देखता है, और विभूषण की भी हंसी छूट जाती है। विभूषण ने कहा, लानजान, कल रात को टॉप तो मैं था, प्रेग्नेंट तो तुम्हें होना चाहिए था, लेकिन ये तो उल्टा हो गया। अब लानजान की हंसी रुक गई और रात की बात याद आते ही लानजान शर्म से लाल हो गया। विभूषण ने देखा और टीज करते हुए बोला, मुझे ना तुम्हारी वो डिमांड भरी बातें याद आ रही है। क्या बोल रहे थे तुम मुझे कल रात को? फिर थोड़ा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोला, हाँ याद आया, तुम बोल रहे थे विंग और प्यार करो, मुझे किस करो विंग, विंग मुझे रोज तुम्हारा प्यार चाहिए विंग। और सुन नहीं पाया लान वांगजी, शर्म के मारे जल्दी से कमरे से बाहर निकल गया। लान वांगजी के पीछे पीछे विभूषण भी कमरे से बाहर निकल आया। अब सभी विभूषण को देखकर हंस रहे थे, लेकिन विभूषण को फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो खुश था, उसके इस हाल की वजह से उसके लानजान के चेहरे पर जो स्माइल था आज। लान वांगजी को देखते ही विभूषण अब प्रेग्नेंट औरत की तरह एक्टिंग करने लगा, और ये देखकर लान वांगजी फिर से अपने पेट को पकड़ के हंसने लगा। दोनों उस गाँव के बाजार में घूमने गए। विभूषण ने लान वांगजी के लिए एक लॉकेट खरीदा, जिसमें यिंग यांग का सिंबल था। विभूषण एक चेन में डालकर जब वो लॉकेट वांगजी को पहनाने गया तो वांगजी ने मना कर दिया, क्योंकि इसके छूते ही वांगजी अपने वैम्पायर लुक में वापस आ जाता। विभूषण एक कपड़े के छोटे से बैग में उस लॉकेट को रखकर वांगजी को दे देता है। अब जाकर वांगजी ने वो ले लिया और बोला, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तब ये पहनूंगा। विभूषण ने फिर एक हेयर पिन खरीदा और वांगजी के हेयर में लगा दिया। बोला, अच्छा लग रहा है तुम पर। अब घर लौटने के बाद विभूषण बाथरूम में घुसा, लेकिन निकला नहीं। वांगजी बाहर वेट करता रह गया। 4 घंटे बाद विभूषण अपने पेट को पकड़ के बाहर निकला। वांगजी ने देखा सब कुछ पहले की तरह हो चुका है। वांगजी तो खुश हो गया और अपना हाथ बढ़ाकर वो गेंद मांगा, लेकिन विभूषण ने वांगजी से थोड़ा सैड वॉइस में बोला, लानजन सॉरी, नहीं निकला। लान वांगजी ने कहा, कोई बात नहीं, हम तो कोशिश करेंगे। विभूषण ने बस बोला। विभूषण को लगा था जल्दी से वांगजी को गेंद दे देगा तो वांगजी इस गेंद को उसके मास्टर को दे देगा और फिर इस गुलामी से भी आजाद हो जाएगा। इसलिए विभूषण उदास हो गया था। आज रात को विभूषण को हक करके सोया था लान वांगजी और बोल रहा था, उदास मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मुझे इतना तो पता है तुम सब ठीक कर दोगे, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है भी। विभूषण ने एक फीकी सी मुस्कान दिया और लान वांगजी के ऊपर आ गया और फिर से उस रात
दोनों एक दूसरे को प्यार करने में खो गए। अब हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां अभी शियानवांग को लेकर गांव के मुखिया जहां पहुंचे थे, वो दोनों संत सॉन्गलैन और शाओ शिनचेन के आश्रम में। वहां आ तो गया था वांगजी, लेकिन वांगजी ने देखा वांगजी आश्रम के अंदर नहीं जा पा रहा है। गांव के मुखिया तो पहले ही अंदर जा चुके थे। विभूषण ने पीछे मुड़कर देखा, वांगजी आश्रम के बाहर ही खड़ा हुआ था, आगे नहीं बढ़ रहा था। विभूषण जल्दी से वांगजी के पास आता है और बोलता है, क्या हुआ, अंदर चलो। वांगजी ने कहा, नहीं जा सकता, मेरे अंदर बुराई भरा हुआ है, और जिसके अंदर बुराई भरा हुआ होता है मुझे लगता है वो इस आश्रम के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए मैं इस आश्रम के अंदर जा नहीं पा रहा हूँ। विभूषण ने वांगजी के गालों में हाथ फेरते हुए बोला, बुराई तुम्हारे अंदर भरा गया है, किसी और ने भरा है। लैंजन, मुझे पता है तुम बुरे नहीं हो। लान वांगजी ने कहा, तुम्हें नहीं पता, मैं बहुत बुरा हूँ। विभूषण ने कहा, ठीक है, चलो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, तुम बुरे नहीं हो। बोलकर विभूषण ने वांगजी के हाथों को पकड़ा और आश्रम के अंदर लेकर आया। वांगजी को तो कुछ समझ में ही नहीं आया, ये कैसे मुमकिन हो गया। विभूषण ने कहा, तुम बहुत अच्छे हो लैंजन, तुम्हें बस अपने अंदर की अच्छाई को जगाना है, जो तुम बस मेरे साथ ही महसूस कर पाते हो। देखा ना, मेरे हाथों को पकड़ के जो तुम्हें नामुमकिन लग रहा था उससे भी मुमकिन बना लिया। देखना, अब सब ठीक हो जाएगा, मैं आखिर तक तुम्हारा साथ दूंगा लैंजन। इसके बाद दोनों अंदर आ जाते हैं। जब दोनों सॉन्गलैन और शाओ शिनचेन के पास आकर बैठते हैं, तब शियानवांग को देखकर वो दोनों मुस्कुरा देते हैं और बोलते हैं, हमें पता था तुम दोनों यहाँ आओगे, हम दोनों तुम दोनों का ही इंतजार कर रहे थे। शियानवांग अब जिज्ञासु भरी नजरों से देखता है इन दोनों संत को। सॉन्गलैन ने कहा, विभूषण तुम वहां जाकर लेट जाओ। रूम में अभी इन चारों के अलावा और कोई मौजूद नहीं था। विभूषण भी जाकर लेट जाता है तो सॉन्गलैन विभूषण के ऊपर मंथ पड़ते पड़ते पानी छिड़कता है, फिर अपने हाथों को विभूषण के पेट के पास लेकर जाता है और उसी हाथ को धीरे धीरे विभूषण के गले से होकर उसके मुंह तक लाता है, और फिर विभूषण के मुंह से वो सुनहरा गेंद बाहर निकल आता है और हवा में आकर रुक जाता है। वांगजी जब उस गेंद को पकड़ने जाता है तो दूर जाकर गिरता है और अपने वैम्पायर रूप में वापस आ जाता है। ये देखकर विभूषण और लान वांगजी टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन ये सब देखकर दोनों संत मुस्कुरा रहे थे। फिर दोनों बोलते हैं, चिंता मत करो, तुम दोनों के बारे में हम पहले से ही जानते हैं और ये गेंद कहीं नहीं जाएगी अपने मालिक को छोड़कर। विभूषण और वांगजी हैरान होते हुए बोला, आप दोनों हमें कैसे जानते हैं, हम तो पहली बार आपसे मिल रहे हैं, और इस गेंद का मालिक कौन है। सॉन्गलैन ने कहा, बताता हूँ, शांत होकर बैठ जाओ। पहले विभूषण तुम अपने बारे में जान लो, उसके बाद लान वांगजी तुम भी अपने बारे में जान पाओगे। जब विभूषण लान वांगजी सुना तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं कर पाया। लान वांगजी ने कहा, क्या मेरा नाम लान वांगजी है। विभूषण ने कहा, ये आप क्या बोल रहे हैं, लान वांगजी तो डीमन के हाथों मारा गया था ना। दोनों संत ने कहा, नहीं, लान वांगजी नहीं मारा गया था, वो लान वांगजी जो तुम्हारा बचपन का दोस्त है अब तुम्हारे पास ही बैठा हुआ है। लान वांगजी को तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन विभूषण को कुछ कुछ समझ आ रहा था, और विभूषण अभी बहुत ज्यादा ही खुश हो गया था क्योंकि उसका पुराना दोस्त अभी उसके पास ही बैठा हुआ था। अब ये दोनों शांत होकर बैठ गए। अब दोनों संत बताना शुरू करते हैं कहानी आरंभ से। विभूषण, अभी मैं तुम्हारे बाबा के बारे में बोलने जा रहा हूँ। तुम्हारे बाबा तुम्हें बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो एक कल्टीवेटर्स भी बनना चाहते थे। वो भी कोई ऐसा वैसा कल्टीवेटर्स नहीं, एक महान कल्टीवेटर्स, जिस वजह से वो तुम्हें और तुम्हारे भाई को छोड़ के हमारे यहाँ इस आश्रम में शिक्षा लेने आते थे। हम दोनों भी इस आश्रम के ही डिसिपल थे। जल्दी ही हम तीनों अच्छे दोस्त बन गए। तुम्हारे बाबा हमेशा से ही हवा को काबू करना चाहते थे, जो कभी कोई कल्टीवेटर्स नहीं कर पाया था। धीरे धीरे तुम्हारे बाबा ने अपने लगन और मेहनत से हवा को काबू करना सीख गए। हमने तब पूछा था कैसे किया, तो उन्होंने बताया, पहले वो ये विद्या तुम्हें सिखाना चाहते हैं, उसके बाद ही दूसरे को सिखाएंगे। उन्होंने कहा, जब तुम छोटे थे यही टेक्निक वो तुम्हें भी सिखाया करते थे। विभूषण की याददाश्त अच्छी थी, उसे याद आ गया हमेशा से ही उसके बाबा उसे क्या कहते थे और क्या सिखाते थे। एक बार तो हवा को कैसे काबू किया जाता है ये सिखाने के चक्कर में विभूषण को एक बड़ा सा पतंग में बांध के विभूषण को उस पतंग समेत हवा में उड़ा दिया था। विभूषण बस छोटा सा 5 साल का बच्चा ही तो था, उसे क्या ही मालूम था इस बारे में। बेचारा तो चीखे ही जा रहा था और बेजान से बोले जा रहे थे, हवा को महसूस करो बेटा, इसके बाद ही तुम हवा को काबू कर पाओगे। हवा को काबू करने के लिए हवा को देखने की कोई जरूरत नहीं होता है, बस महसूस करना पड़ता है, और मुझे ये अच्छे से पता है तुम ये चीज बहुत जल्दी ही सीख जाओगे। छोटा सा विभूषण को महसूस हो रहा था, लेकिन वो था डर, जिस वजह से पैंट भी गिली हो चुकी थी विभूषण की, और जिस बात का डर था वही हो भी गया। विभूषण के हिलने डुलने के चक्कर में काय पोछे हो गया, पतंग कट के विभूषण को लेकर ही उड़ गया। और इधर जियान चंद ने जब देखा वो सीधा भागा पतंग लूटने, विभूषण को बचाने। विभूषण को जब अपने बाबा के मासूमियत भरी हरकतों के बारे में याद आया तो विभूषण के चेहरे पर भी एक स्माइल आ गया। दोनों संत ने कहा, हम भी कल्टीवेटर्स ही है, लेकिन हमने शांति का रास्ता अपनाया और तुम्हारे बाबा ने डिमोनों का खात्मा करके लोगों का रक्षा करने का रास्ता अपनाया। ये यहाँ से शिक्षा लेने के बाद वो तुम्हारे पास वापस जाना चाहते थे। तुम्हारे लिए कुछ खरीदने के लिए वो मार्केट भी गए थे और हम भी उनके साथ थे उस टाइम, और तभी इस गाँव में डिमन किंग ने हमला कर दिया।
लैंड क्लैन से लैंड चिरन भी आए थे, लेकिन उनकी अग्नि की शक्ति भी डीमन किंग का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। कोई भी कल्टीवेटर्स डीमन किंग के आगे टिक नहीं पा रहा था और तब तुम्हारे बाबा आगे आए और अपनी हवा की ताकत से डीमन किंग को हरा कर दिखाया। डीमन किंग तो मर चुका था, लेकिन डीमन किंग की शक्ति बेकाबू हो गया और गांव वालों को मारने लगा। तब तुम्हारे बाबा ने इस गेंद में उस डीमन किंग को कैद कर लिया। उन्होंने ये गेंद तुम्हारे लिए खरीदा था विभूषण, इसलिए इस गेंद और इसके अंदर के शक्तियों का मालिक भी तुम हो। डीमन किंग की शक्तियां इस गेंद को तोड़कर बाहर न आ जाए, इस वजह से वे चांद से काले गुफा के अंदर चले गए। गुफा के दोनों द्वार बंद कर दिए उन्होंने और बुद्धा के सामने जाकर अपने प्राण त्याग दिए और अपने आत्मा की शक्ति से उस जगह को बांध दिया। एक ऐसा सुरक्षा चक्र उन्होंने बनाया जिसे बस तुम ही भेद सकते थे, क्योंकि तुम्हारे अंदर बेचांसे का खून है। विभूषण तुम्हारा बाबा एक महान हीरो है और एक महान कल्टीवेटर भी, और वो तुम्हें भी एक महान कल्टीवेटर बनाना चाहते थे। विभूषण अभी बहुत ज्यादा ही भावुक हो गया था और साइलेंटली रोए जा रहा था। फिर उसे कुछ याद आया तो विभूषण ने कहा, आपको इतना कुछ पता है तो क्या आप मेरे भाई जियांग चैंग के बारे में भी बता सकते हैं? दोनों संत मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हारे भाई के बारे में तुम्हारे पास बैठा हुआ तुम्हारा दोस्त से क्यों नहीं पूछते? वांगजी ने हैरानी से कहा, मुझे नहीं पता वेइंग के भाई के बारे में। विभूषण ने भी कहा, अगर लैंजन को पता होता तो मुझे वो पहले ही बता देता। उसने तो कहा है मुझे वो मेरे भाई को ढूंढने में मेरी मदद करेगा। दोनों संत फिर से हंसते हैं और बोलते हैं, अब हम लान वांगजी के बारे में बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनो। सारे प्रश्न के उत्तर तुम्हें यहीं पर मिल जाएगा। तुम्हारा नाम लान वांगजी है, तुम लान क्लैन के कल्टीवेटर्स लान चिरन के छोटे बेटे हो और तुम्हारा बड़ा भाई का नाम है लान शीचन। लान वांगजी को याद आ गया उस दिन गांव में उसके खुद के बाबा ने उसके खुद के भाई को खंजर देकर बोला था, इस वैम्पायर को मार दो। वांगजी के आंखों से अभी आंसू गिरने लगे। विभूषण ने वांगजी को साइड से हक कर लिया। दोनों संत ने कहा, दुखी मत हो, उनको पता नहीं था तुम उनके बेटे हो। वो तो अभी भी तुम्हें ढूंढे जा रहे हैं, वो तो बस अपना काम कर रहे थे। जिस दिन डीमन नी का वध हुआ उसी में डीमन निये हुए सांग ने तुम्हें उठा ले जाया। पहले तो उसने सोचा था तुम्हें मार के तुम्हारे फैमिली को तुम्हारा शव तोहफे में भेजेगा, लेकिन बाद में उसने इस बात का फायदा उठाने का सोचा। उसने सोच लिया था या तो तुम तुम्हारे भाई के हाथों मर जाओगे या तो तुम खुद तुम्हारे भाई को मार दोगे। यही सोचकर उसने तुम्हें एक आधा वैम्पायर बनाया और तुम्हें इतना तकलीफ पहुंचाया। फिर उसने तुम्हें काम सौंपा, ऐसे 100 आदमी को लाया जाए जो कि खुद की बलि देने को राजी हो जाए और उसके बदले उनकी बस एक ही इच्छा पूरी हो सकती है, चाहे वो कोई भी इच्छा हो। तुम्हें शायद पता नहीं है लैंजन, तुम्हारा 100 बार शिकार और कोई नहीं था, विभूषण का बड़ा भाई जियांग चैंग ही था। अब विभूषण और लान वांगजी दोनों को ही एक बड़ा सा झटका लगा। दोनों संत ने कहा, जब तुम्हारे साथ जियांग चैंग की मुलाकात हुआ तब तुम्हें पता चला था जियांग चैंग की ख्वाहिश, जिसके चलते जियांग चैंग कुछ भी कर सकता है, और ऐसा हुआ भी। और तुमने इस बात का फायदा भी उठाया। तुमने जियांग चैंग को कहा तुम उसकी एक इच्छा पूरी कर सकते हो और उसके बदले में उसे बलि के लिए खुद को दान करना पड़ेगा। वांगजी की आंखों से अभी आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ये उसने क्या कर दिया? और विभूषण तो अब पत्थर का बन चुका था, चुपचाप बैठकर बस सुने जा रहा था। वांगजी ने कहा, माफ कर दो बींग, मैं बस एक गुलाम हूँ। विभूषण ने कुछ नहीं कहा। वांगजी को लगा सब खत्म। दोनों संत ने फिर से बोलना शुरू किया, तुमने जो मंत्र पढ़ा इससे जियांग चैंग की इच्छा पूरी हो गई और विभूषण की आंखों की रोशनी वापस आ गई। इसका मतलब इस सुनहरे गेंद की वजह से विभूषण देख नहीं पा रहा है। ऐसा होता तो अभी सुनहरा गेंद जब इसके पेट से बाहर निकल आता तो फिर से विभूषण अंधा हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये जियांग चैंग ने जो खुद का सैक्रिफाइस किया है उस वजह से हुआ है। आज विभूषण अपने आंखों से सब देख पा रहा है तो बस जियांग चैंग के सैक्रिफाइस की वजह से ही। उस रात जियांग चैंग भी बाकी लोगों की तरह एक वेयरवुल्फ में बदल गया था और वहां से चला भी गया था, लेकिन जियांग चैंग को चैन नहीं मिल रहा था। उसे एक बार तो अपने भाई विभूषण को देखना था, सब ठीक है कि नहीं ये देखना था। विभूषण अपने आंखों से देख पा रहा है या नहीं ये भी देखना था, इसलिए वो फिर से लौट आया। उसने देखा विभूषण को चीख चीख कर जियांग चैंग का नाम लेकर पुकारते हुए। जियांग चैंग खुद को रोक नहीं पाया और तुम्हारे सामने जाकर खड़ा हो गया, लेकिन तुम डर गए और अपने भाई पर ही हमला कर बैठे। और जब और एक वेयरवुल्फ तुम पर हमला किया तो जियांग चैंग ने उसका मुकाबला करके तुम्हें बचा लिया। और लान वांगजी, तुम्हें जो कुछ भी डीमन निये हुए सांग ने कहा है सब झूठ है। वो कभी भी तुम्हें उसके गुलामी से आजाद नहीं करेगा। जब तुम्हारा काम खत्म हो जाएगा तब वो तुम्हें भी मार देगा। वो बस तुम्हारे जरिए इस सुनहरे गेंद को अभी पाना चाहता है, उसके बाद अपने मरे हुए भाई को जगाना चाहता है और इस इंसानी दुनिया में राज करना चाहता है। और इसके लिए उसे ये सुनहरा गेंद और 100 वेयरवुल्फ की बलि चाहिए। 100 वेयरवुल्फ तो उसे मिल चुका है, अब बस उसे ये सुनहरा गेंद चाहिए। वांगजी अभी गुस्से में आ गया था। वांगजी ने कहा, नहीं दूंगा, कभी नहीं दूंगा। दोनों संत ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम उसके गुलाम हो। तुमने अगर उसके काम करने को मना कर दिया तो तुम मारे जाओगे। वांगजी ने कहा, ऐसे जीने से अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। विभूषण ने एक थप्पड़ जड़ दिया वांगजी के गल पर और बोला, ऐसा सोचना भी नहीं लैंजन, तुम अब मेरे हो। भाई को तो खो दिया है मैंने,
लेकिन तुम्हें खो नहीं सकता। वांग जी ने देखा विभूषण ने उसे माफ कर दिया है। वांग जी जल्दी से विभूषण को गले लगा लेता है और रोने लगता है और बोलने लगता है, मैं बुरा नहीं हूँ बीइंग, तुमने ही कहा है मैं बुरा नहीं हूँ, मैं और बुरा काम नहीं करना चाहता, प्लीज मुझे बचा लो बीइंग, प्लीज बचा लो। विभूषण ने पूछा शॉन्गलैन और शाओ शिनचैन से, क्या आपके पास सब ठीक करने का कोई उपाय है? दोनों संत मुस्कुराए और कहा, हाँ है, लेकिन क्या तुम कर पाओगे? ये सब तुम्हें ही करना पड़ेगा। विभूषण ने हाँ में सर हिलाया और दोनों संत लान वांगजी को कहते हैं, डिमन निये हुए सांग के खुद के जाल में ही उसे खुद फंसाना पड़ेगा। लान वांगजी, तुम अभी विभूषण को वो सैक्रिफाइस मंत्र दे दो, आगे यही मंत्र तुम दोनों के ही काम आएगा। फिर लान वांगजी और विभूषण दोनों ने ही उस सैक्रिफाइस मंत्र का जाप किया। फिर हमें आगे खुसुर फुसुर ही सुनाई दिया गया। आगे की बातें हम स्टोरी में सुन लेंगे। अब हमें लान वांगजी को दिखाया जाता है जो अभी निये हुएसांग के ही सामने खड़ा हुआ था। निये हुएसांग तो आज बहुत खुश हो गया था क्योंकि उसके हाथ में अभी वो सुनहरा गेंद जो था वहीं पर कुछ दूरी पर विभूषण अपना काम कर रहा था। वो धीरे धीरे जाकर जहाँ वेयरवुल्फ को कैद करके रखा हुआ था वहाँ जा पहुंचा था और अपने भाई को ढूंढने लगा था। विभूषण जब इतने सारे वेयरवुल्फ को अपने सामने देखता है तो थोड़ा घबरा जाता है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है थोड़ा दूर से ही अपने भाई को पहचानने की। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी विभूषण अपने भाई को पहचान नहीं पाता क्योंकि सारे वेयरवुल्फ तो एक ही जैसे दिख रहे थे। विभूषण को अब इरिटेट फील हो रहा था। उसने कैद खाने का लॉक तोड़ दिया और वहाँ कैद खाने को खुला छोड़कर ही एक पेड़ पर जाकर बैठ गया। इधर दरवाजा खुला पाके सारे वेयरवुल्फ निकल जाते हैं और इधर उधर भागने लगते हैं। अब विभूषण उसमें से अपने भाई जियांगचैंग को ढूंढने लगता है, लेकिन सभी एक जैसे ही लग रहे थे। विभूषण अपने भाई को पहचान ही नहीं पा रहा था। इधर डिमन निये हुएसांग को पता चल गया था उसके डिमन वर्ल्ड में कोई तो आया है जिसने सारे वेयरवुल्फ को आजाद कर दिया है। निये हुएसांग ने कहा, मेरे गुलाम, क्या तुमने यहाँ किसी को लाया है? अगर लाया है तो मुझसे क्यों नहीं मिलवाया? लान वांगजी ने कहा, मास्टर मेरा दोस्त है। लान वांगजी अपने मास्टर से झूठ नहीं बोल सकता था, इसलिए सच ही बोला। निये ने एक आईब्रो ऊंची करके बोला, तुम्हारा दोस्त? क्या बात है, मेरे गुलाम ने दोस्ती करना भी सीख लिया। ये हुआ कैसे? लान वांगजी ने कहा, ये वही इंसान है जिसने मुझे ये सुनहरा गेंद लाकर दिया है। निये को समझ आ रहा था लान वांगजी झूठ नहीं बोल रहा है, लेकिन पूरा सच भी नहीं बोल रहा है। लान वांगजी ने कहा, आपने कहा था इस काम को करने के बाद आप मुझे आपकी गुलामी से आजाद कर देंगे। निये ने कहा, हाँ मुझे याद है और मैं वही करने जा रहा हूँ। बोलकर डिमन निये हुएसांग ने अपने मंत्र बोलना शुरू कर दिया और जितने वेयरवुल्फ थे वहाँ इधर उधर भाग रहे थे वो सभी फिर एक दिशा में ही दौड़ने लगा। विभूषण ने देखा सब खाई की तरफ दौड़ रहे हैं। विभूषण डर गया और पेड़ के ऊपर से नीचे उतर आया और जोर जोर से चीख कर जियांगचैंग का नाम लेकर पुकारने लगा, जियांगचैंग तुम कहाँ हो? देखो मैं आया हूँ, देखो मैं आ गया हूँ, तुम्हें ले जाने आ गया हूँ। बड़े भाई वापस आ जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा, मैं खुद को भी मार डालूंगा। विभूषण ने देखा सब वेयरवुल्फ तो भाग रहे थे खाई की ओर, लेकिन बस एक ही वेयरवुल्फ जिसके कपाल में एक यिन यांग का चिन्ह बना हुआ था वो विभूषण की ओर भागे आ रहा था। फाइनली विभूषण को जियांगचैंग देख ही गया। विभूषण भी भागा उस तरफ। दोनों एक दूसरे के करीब पहुंचे ही थे, लेकिन उल्टी तरफ दौड़ने की वजह से जियांगचैंग को दूसरे वेयरवुल्फ से धक्का लग रहा था और इसी धक्का मुक्की में जियांगचैंग सीधा जाकर एक खाई के पत्थर में लटक गया। ये देखकर विभूषण चीख पड़ा जियांगचैंग का नाम लेकर, लेकिन जब देखा अभी भी उम्मीद है विभूषण फिर से भागा, लेकिन तभी और सभी वेयरवुल्फ उस खाई में कूदने लगे और इसके चलते जियांगचैंग का भी हाथ फिसल गया और जियांगचैंग विभूषण के आंखों के सामने खाई में गिर गया। विभूषण वही खाई के पास बैठकर जियांगचैंग का नाम लेते हुए रोए जा रहा था। ये देखकर निये हुएसांग जोर जोर से हंसने लगा और बोला, बड़ा मजा आया मुझे। फिर लान वांगजी की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने एक इंसान से दोस्ती की, मेरे गुलाम, अब तुम मेरे गुलामी से कभी आजाद नहीं हो पाओगे। बोलने के बाद निये हुएसांग अपनी तलवार निकाल के विभूषण को मारने जाता है, लेकिन विभूषण को तो कोई होश ही नहीं था। निये हुएसांग विभूषण का सर कलम करने ही जा रहा था। अचानक से एक खंजर आके सीधा निये हुएसांग के दिल को चीर जाता है। निये हुएसांग और वांगजी वहीं पर गिर जाते हैं और तड़पने लगते हैं। विभूषण ने जब देखा ये नजारा जल्दी से वांगजी के पास दौड़ कर आया, वांगजी के सर को अपने गोद में ले लिया। वांगजी के मुंह से अभी खून निकल रहा था। विभूषण ने कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने मना किया था ना तुम्हें, फिर भी तुमने अपने मास्टर को क्यों मारा? वो मरेगा तो मरेगा, अब उसके साथ तुम भी। आगे विभूषण और बोल नहीं पाया और टूट के रो पड़ा। कुछ ऐसा था, वांगजी अपने मास्टर के साथ बंधा हुआ था। अगर वांगजी कभी अपने मास्टर को मारता है तो खुद भी मर जाता है। ये जानते हुए भी आज जब उसके सामने विभूषण का जान खतरे में पड़ गया तो अपने जिंदगी का ही सैक्रिफाइस कर दिया वांगजी ने। जो खंजर लान शिरन ने लैन शिचन को दिया था और विभूषण लेकर भाग गया था, ये खंजर वही खंजर था जिससे सभी बुराइयों का खात्मा किया जा सकता है। वांगजी ने अपने कपड़ों में से उस बैग को निकाला और विभूषण से कहा, मुझे पहना दो प्लीज।
विभूषण अपने कांपते हाथों से उस लॉकेट को बाहर निकालता है और वांगजी को पहना देता है। इधर जब नी हुएसंग अपने आखिरी सांस ले रहा था तब उसने कुछ मंत्र पढ़ा और उस सुनहरे गेंद से वो शक्ति आजाद हो गया। शक्ति आजाद होते ही सीधा जब नी मिंजू के डेड बॉडी के अंदर घुस जाता है, जो अभी उस खाई के नीचे एक गुफा के अंदर एक कॉफिन में बंद पड़ा था। नी मिंजू आजाद होते ही एक विशाल डीमन के आकार ले लेता है और अपने मौत का बदला लेने गोसु क्लैन की ओर चला जाता है। और इधर नी हुएसंग भी मारा गया था। उसके कुछ देर बाद ही लान वांगजी भी मारा जाता है। विभूषण रोते रोते कहता है, क्यों क्यों सब मेरे लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हो? मुझे नहीं चाहिए किसी का सेक्रीफाइस, मत करो, प्लीज मत करो। अब हमें गोसु सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां तबाही मच चुकी थी। सारे कल्टीवेटर्स की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। लैन चिरन की हालत तो ऐसी थी, एक पाँव कब्र में और एक पाँव जमीन में। ठीक वैसे वहां सॉन्ग लैन और शाओ सिंचन भी आ जाते हैं। गांव के सारे बुजुर्ग छोटे बच्चों को लेकर टेंपल में बुद्धा के आश्रय में चले जाते हैं और तभी वहां विभूषण आ जाता है, जो बहुत गुस्से में था। उसके हाथ में वही खंजर था जिससे अभी नी हुएसंग मारा गया था। विभूषण आते ही नी मिंजू के साथ भिड़ जाता है। वहां खड़ा सारा गांव देख पा रहा था विभूषण की हिम्मत। लड़ाई टक्कर के चल रही थी। विभूषण फिर से कोशिश करके इस द्वार से नी मिंजू इंसानी दुनिया में गया था, उसी द्वार से उस डिमन को फिर से उस डिमन वर्ल्ड में ले गया विभूषण। ये देखकर नी मिंजू भड़क गए और विभूषण को बहुत धोया बिना साबुन के। विभूषण अभी अधमरा हो चुका था। नी मिंजू विभूषण को खाई में फेंक देते हैं। विभूषण खाई से गिरते टाइम आखिरी बार अपने प्यारे लान वांगजी को देखता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। अब सारे कल्टीवेटर्स डिमन वर्ल्ड में घुस गए थे, जहां अभी नी मिंजू मंत्र पढ़ के अपने वर्ल्ड के बाकी डिमंस को भी बुला रहे थे। सभी ने देखा अब सारे मरेंगे, कोई नहीं बचेगा। और तभी सभी ने देखा विभूषण की बॉडी खाई के ऊपर तैर रही थी हवा में। सॉन्ग लैन ये देखकर शाओ सिंचन को बोला, मैंने तुम्हें कहा था ना विभूषण कर लेगा, इसका बेटा है ये तो देखो। विभूषण ने हवा को काबू कर लिया था। जब वो गिर रहा था खाई में, उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया था। फिर उसे महसूस हुआ हवा, फिर उसे उसके बाबा के दिखाए गए मूव्स याद आए, उनके सिखाए बातें याद आए। विभूषण ने ट्राई किया अपनी आंखों को बंद करके ही विभूषण का लक बोलो, या इतने सारे लोगों के सेक्रीफाइस का नतीजा बोलो, या विभूषण के अंदर वो गिल्ट बोलो जो वादा उसने किया था वांगजी को, सब ठीक कर दूंगा। जो आग अभी विभूषण के अंदर भर चुका था वो ज्वाला बनकर फट पड़ा और विभूषण अभी एक विंड कल्टीवेटर बन के सबके सामने आया। विभूषण के हाथ के हथेली में जो यिंग यांग की चिन्ह थी वो भी एक्टिवेट हो चुका था। डिमन नी मिंजू ने कहा, तू बच तो गया लेकिन मुझे मार नहीं पाएगा। एक तो डिमन किंग की सारी शक्तियां मेरे पास है, दूसरा तेरी ये आंखें मेरे ही बदौलत मिला है तुझे। विभूषण ने कहा, तेरा दिया हुआ कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बोलकर विभूषण के हाथ में पकड़ा हुआ खंजर अपनी आंखों में चला दिया। विभूषण के आंखों से अभी खून के आंसू निकल रहे थे। विभूषण चीख के बोला, मैं पंचतत्व को साक्षी रखकर मेरी आंखों को सैक्रिफाइस करता हूँ। अब नी मिंजू घबरा गए और फिर से विभूषण पर हमला कर दिया, लेकिन नी मिंजू कुछ कर पाते। विभूषण ने नी मिंजू के दिल पर वार कर दिया उस खंजर से और फिर एक स्लाइकोन के अंदर खुद के साथ नी मिंजू को फंसा लिया। धीरे धीरे डीमन किंग की सारी शक्तियां विभूषण के अंदर समा गई। आप लोगों ने नोटिस किया होगा वांगजी कभी भी उस सुनहरे गेंद को पकड़ नहीं पाता था। विभूषण इस गेंद का और इस शक्तियों का मालिक था, इसलिए विभूषण ने एक ट्रिक खेला था। वांगजी के हाथ में ये शक्ति देने से पहले विभूषण बोला था, समय आने पर शक्तियों को मैं ले लूंगा। आज अभी वही हो रहा था। नी मिंजू मारा तो गया था, आज वही समय आ गया था और विभूषण को अपनी शक्तियां वापस मिल रहा था। नी मिंजू मारा गया था और वहां जितने भी और डिमंड आए थे सारे मारे गए थे विभूषण के हाथों। विभूषण ने जब देखा सब खत्म हो चुका है, उसने हवा को शांत कर दिया और नीचे गिरने लगा। विभूषण खाई में जाकर गिरता, इसके पहले ही किसी ने विभूषण के हाथों को पकड़ लिया और ऊपर खींच लिया। अब हमें कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां विभूषण अभी फिर से अंधा वाला जिंदगी जी रहा था। लेकिन अभी विभूषण को कोई स्टिक की जरूरत नहीं पड़ता था। विभूषण कोई भी काम बिना देखे ही कर लेता था। विभूषण अपने घर के बाहर खड़ा हुआ था और किसी का इंतजार कर रहा था और तभी कुछ बच्चे आकर विभूषण को कहते हैं, हे गागा, हमने सुना है आपके दोनों बेबीज होने वाले हैं, क्या ये सच है? विभूषण हंसते हुए बोला, हाँ जी, आप सभी ने ठीक सुना है जी। और तभी कोई उन बच्चों के पीछे आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, बच्चों अब हमें जाना है, वे गागा से बाद में कभी बात कर लेना जब हम लौट के आएंगे। बच्चों ने जब मुड़ के देखा पीछे कौन खड़ा हुआ है, ओ माँ गो बोलकर सीधा भागे। विभूषण ने कहा, लैन जैन, अभी भी बच्चे तुमसे डरते हैं। वांगजी का मुंह बन गया और वांगजी ने कहा, अभी पूरा इंसान बनकर भी कोई फायदा नहीं हुआ मुझे, सारे गाँव वाले अभी भी डरते हैं मुझसे। विभूषण ने वांगजी को अपने करीब खींच लिया और बोला, कुछ भी जल्दी से ठीक नहीं होता है, टाइम लगता है, टाइम दो सबको। वैसे बड़े भाई कहाँ है? वांगजी ने कहा, मुझे क्या पता। विभूषण ने कहा, रुको बुलाता हूँ। फिर से विभूषण चीख पड़ा, जी एंग। फिर क्या, एक चाटा पड़ गया विभूषण के गाल पर फिर से। विभूषण अपने गाल को सहलाते हुए बोला, थोड़ा धीरे मार नहीं सकते भाई।
जियांग चैंग गुस्से में बोलता है, वांग जी अपना कान बंद करो, नहीं तो पैदा होने से पहले ही मेरे 2 भतीजे गाली बकना सीख जाएंगे। वांग जी ने कान बंद कर लिया। जियांग चैंग शुरू हो गया और तभी लान शीचन वहां आ गए, जिस वजह से जियांग चैंग ने खुद पर कंट्रोल किया, नहीं तो विभूषण अंधा तो था ही, अब बहरा भी हो जाता जियांग चैंग की कृपा से। जियांग चैंग ने कहा, तुम दोनों अपना ध्यान रखना, मुझे इन लान क्लैन के लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अब लान शीचन का मुंह बन गया। लान शीचन ने कहा, फिर एक काम करो ना, तुम भी चलो। जियांग चैंग ने कहा, मुझे नहीं जाना, मैं अगर वहां गया तो घास फूस खाकर बीमार पड़ जाऊंगा, मुझे नहीं जाना। लान शीचन ने कहा, मैं अलग से बनवा दूंगा तुम्हारे लिए, चलो ना। विभूषण ने कहा, शीचनगा आप भाई के लिए रूल तोड़ेंगे, आपको डर नहीं लग रहा है? लान शीचन ने कहा, प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। लान वांग जी ने कहा, चलिए ना चैंगा, अभी 1 महीने में मेरा डिलीवरी होने वाला है। चैंग भी राजी हो गया, लेकिन एक ही शर्त में, डेली चिकन खिलाना पड़ेगा लान शीचन को, और लान शीचन भी राजी हो जाते हैं। चारों एक घोड़ा गाड़ी के ओर आगे बढ़ जाते हैं। पीछे जाते जाते वांग जी ने विभूषण से बोला, मैं ना बहुत दिन से सोच रहा था, तुम्हारे भाई के कपाल में वो यिन यांग का चिन्ह कैसे बना? तब विभूषण का थोड़ा मुंह उतर जाता है, तो विभूषण ने बोला, ये घाव मैंने ही दिया था, याद है जिस दिन वो वेयरवुल्फ बन के मेरे सामने आए थे, और तभी मैंने एक मोहर उठाकर उनको मार दिया था। मोहर गर्म था, इसलिए उनको चोट लग गई। वांग जी ने देखा विभूषण का मुंह उतर चुका था, तो वांग जी ने विभूषण का मुंह ठीक करने के लिए विभूषण के गाल पर एक क्विक किस कर दिया, और क्या विभूषण का मूड फिर से ठीक हो गया। और क्या चाइना वाला मूड है विभूषण का, जैसे जल्दी से खराब हो गया था वैसे जल्दी से ठीक हो गया। अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जहां अभी बाहर तूफान चल रहा था और एक रूम के अंदर भी तूफान ही चल रहा था, लेकिन वहां मौजूद सबके अंदर अभी अभी पैदा हुए शियानमिंग के बेबीज दोनों हवा में तैर रहे थे, और दोनों के ही 2 छोटे छोटे क्यूट से वैम्पायर दांत निकले हुए थे। ये दोनों बच्चे ही आधा इंसान और आधा वैम्पायर निकले। अब क्या होगा? अब सभी के मन में सवाल चल रहा होगा, वांग जी और जियांग चैंग जिंदा कैसे हो गए? मैं बताता हूँ वो कैसे हो गए, सुनकर जाइए। वांग जी जब वैम्पायर था तब इन दोनों ने 2-3 बार इंटू पिंटू तो किया ही था, और इसके चलते वांग जी प्रेग्नेंट हो गया था, और वांग जी के बच्चे के पास 2 तरफ की शक्तियां मौजूद थी। ये दोनों बच्चे ही बहुत ज्यादा ही पावरफुल थे, और इनके पास भी अपने बाबा की तरह हीलिंग पावर था। और उससे भी पहले का याद कीजिएगा तो आपको पता चलेगा दोनों ने सेक्रीफाइस मंत्र का जाप किया था, जिसके चलते अभी वांग जी ने सेक्रीफाइस किया है तो उसका फल तो उसे मिलना ही था, इसीलिए अभी वांग जी जिंदा है। और उल्टा उसका मास्टर मर गया है तो उसका सारा कर्ज भी उतर चुका है, वो गुलामी से आजाद भी हो चुका है, अभी वो पूरा का पूरा इंसान बन चुका है। और याद है लास्ट टाइम जब विभूषण नीचे गिर रहा था खाई में, किसी ने विभूषण का हाथ पकड़ लिया था, वो और कोई नहीं हमारा लान वांग जी ही था। विभूषण ने फिर से अपने आंखों का सैक्रिफाइस किया, और जियांग चैंग का सैक्रिफाइस का कोई मतलब ही नहीं रहा। सारे वेयरवुल्फ खाई में तो गिर गए थे, लेकिन कोई नहीं मरा था, क्योंकि वेयरवुल्फ बहुत ज्यादा ही ताकतवर होते हैं। खाई में गिरने के बाद भी सभी को बस चोट ही आई थी, सभी बच ही गए थे। उन लोगों को एक साथ खाई के अंदर बंद करके निये हुए संग को अलग से उन्हें मारना पड़ता, उसके बाद ही निमिंजो जिंदा होते, लेकिन निये हुए संग उन सभी को मारता उससे पहले ही खुद ही टपक गया लान वांग जी के हाथ। निमिंजो भी जिंदा इसलिए हो पाया था, निये हुए संग ने मरते टाइम अपने आत्मा अपने भाई के अंदर ट्रांसफर कर दिया था, बस यही फंडा था। इसलिए जियांग चैंग भी अभी ठीक ठाक विभूषण के सामने खड़ा हुआ था। डीमंस का खात्मा होने के बाद गांव से जितने भी लोग गायब हुए थे सभी वेयरवुल्फ से इंसान बनकर फिर से गांव में वापस आ गए थे लौटकर, और सबके साथ जियांग चैंग भी लौट आया था। इसके बाद विभूषण ने अपने पावर से सभी क्रिएटर्स को हील कर दिया था, क्योंकि विभूषण के पास अभी हीलिंग पावर थी। और अभी प्रेजेंट में दोनों नातन को हवा में देखकर बेहोश हो गए थे लान शीरन, और ये देखकर जियांग चैंग की तो हंसी छूट गई थी। लेकिन कुछ सालों बाद ही यही बच्चे लान क्लैन के सबसे बड़े कल्टिवेटर्स बन चुके थे। 2 ऐसे कल्टिवेटर्स जिनको हराना मुमकिन नहीं, नामुमकिन था किसी के लिए भी। एक का नाम था लैनशी, दूसरे का नाम था लैनी। इन दोनों को पाकर विभूषण और लान वांग जी बहुत खुश थे। चलिए यहीं पर कृष्णा देवन मल्लिक का लिखा हुआ इस वन शॉट सैक्रिफाइस द विंग कल्टिवेटर सीजन 1 फैन फिक्शन के द एंड होता है। स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताइएगा। बहुत मेहनत लगी है यार इस स्टोरी को बनाने में, मेहनत का फल जरूर दीजिएगा, और एक लाइक कमेंट करके जरूर जाइएगा। और जो कोई भी मेरे चैनल में नए हैं स्टोरी सुनने आए हैं प्लीज सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर इस स्टोरी से मुझे कुछ नया सब्सक्राइबर मिलते हैं तो मैं फिर से कोशिश करूंगा जल्दी से और एक नया ऑन शॉट लाने की। जल्द मिलते हैं, बाय बाय।